हेलो गाइस। तो इस ड्रामा के स्टार्ट में हमें हमारी मेन लीड को दिखाते हैं जिसका नाम होता है वान योंग। उसे सुपरस्टार बनने का बहुत शौक होता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, उसे सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग कुछ भी नहीं ढंग से आता। लेकिन फिर भी वो अपना ये सपना छोड़ने को तैयार ही नहीं होती। आज भी एक एड की शूटिंग पर गई हुई होती है, लेकिन हमेशा की तरह आज भी उसे स्टैंड इन या फिर एक्स्ट्रा का ही रोल मिला था। जबकि वहीं पर ही हमें मेन मॉडल को दिखाते हैं जिसका नाम मैं होता है, जिसमें काफी ज्यादा नखरा होने की वजह से वान योंग की उससे बिल्कुल भी नहीं बन रही होती। जबकि दूसरी तरफ हमारे मेल लीड की एंट्री होती है जिसका नाम विन है। वो 5 साल अब्रॉड रहने के बाद वापस आया है। पहले वो एक सुपरस्टार हुआ करता था, लेकिन एक कंट्रोवर्सी की वजह से उसने ब्रेक ले ली थी। लेकिन आज भी उसके फैंस की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो खुद मीडिया से थोड़ा दूर रहना चाहता था। वो अपने फ्रेंड के साथ एक जगह पर बैठकर खाना खा रहा होता है। ग्लासेस लगा के थोड़ा छुप छुपा के बाहर निकलता है तो बाहर वहाँ पर वान योंग की वही शूटिंग चल रही होती है। वहाँ पर वो मैं को देखता है तो एकदम से देखता रह जाता है। इतने में वान योंग उसके पास आकर खड़ी हो जाती है, कहती है, क्या हुआ, सुपरस्टार है इसलिए इम्प्रेस होने लगे हो? ट्रस्ट मी, ये सुपरस्टार्स लोग सिर्फ कैमरे के कमाल से सुंदर दिखते हैं, करीब से देखो तो ये सारे ही बहुत आवफुल हैं। वो उसके पास खड़ी काफी देर सुपरस्टार्स की बुराइयां करती रहती है, लेकिन ये नहीं पता था कि वो खुद एक सुपरस्टार से बात कर रही है। जब उसे रियलाइज होता है तो वो हैरान रह जाती है कि ये विन है, और उसके शोर मचाने पर वहाँ काफी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और फोटोज बनाने लगते हैं। इस सब के बाद विन अपने घर में शिफ्ट होने लगता है। वो अपने फैमिली हाउस नहीं गया था क्योंकि वो मीडिया की अटेंशन नहीं चाहता था, इसलिए उसने एक नया घर खरीदा था जो उसके फ्रेंड ने अरेंज किया था। इस घर के ओनर्स अब्रॉड शिफ्ट हो गए थे और अब कुछ अरसे के लिए विन यहाँ अकेला रहेगा। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि वो घर एक्चुअली किसी और का नहीं बल्कि वान योंग का ही है। उसके पेरेंट्स सारा कुछ बेच के इंग्लैंड शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन वो तो सुपरस्टार बनना चाहती थी। ये भूत उसके सर पर सवार था, इसलिए उनके साथ नहीं गई। उसकी जिद खत्म करने के लिए उसके पेरेंट्स ने उसे पॉकेट मनी देना भी बंद कर दी थी, लेकिन वो फिर भी कोशिश कर रही थी कि खुद के बल पर किसी तरह से सरवाइव करने की कोशिश करे। वो रात को जब अपने पुराने वाले घर में आती है तो उसे पता चलता है कि कोई नया ऑनर यहाँ शिफ्ट हो चुका है। वो शक्ल तो नहीं देख पाती, लेकिन इतना जान जाती है कि कोई हैंडसम बॉय है जो एक्सरसाइज कर रहा है। वो लड़का काफी हॉट लगा था। वो उसे देखना भी नहीं चाहती थी और नजरें भी नहीं हट सकती थी। विन इतने में बाहर निकल आता है और उससे छुपने के लिए वान योंग खिड़की से चिपक कर खड़ी हो जाती है। उसके अपने बेडरूम जाने के बाद वो किसी तरह से चोरी छुपे अंदर आती है। एक जगह पर छुपाया हुआ अपना बैग उठाती है और ऊपर जाकर शावर लेने की कोशिश करती है। यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि विन और मैं एक कपल हुआ करते थे, लेकिन इंडस्ट्री में किसी को भी नहीं पता था। उन्होंने ये चीज़ सीक्रेट रखी थी और उनकी सिर्फ एक ही फोटो थी जो इकट्ठे थी, और वो विन के पास थी। जबकि मैं, उसकी तो शादी भी हो चुकी थी और डिवोर्स भी होने वाली थी, क्योंकि उसकी अपने हस्बैंड से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। इतने में वान योंग ऊपर वाले पोर्शन में चली जाती है और एक हॉरर सा ओपेरा सॉन्ग गाते हुए शावर लेने लगती है। उसे रियलाइज भी नहीं होता कि उसकी आवाज़ें नीचे तक जा रही होंगी। इतनी हॉरर सी आवाज़ें सुनकर विन का एक्सप्रेशन बहुत मज़े का होता है। वो डर के फौरन से अपने बिस्तर में सो जाता है। उसके बाद वान योंग चोरी चोरी उसका खाना भी खाती रहती है, और फिर अगली सुबह ही सुबह उस लड़के के उठने से पहले ही वो अपने घर से बाहर भाग जाती है। विन जब सुबह उठकर देखता है तो उसे रियलाइज हो जाता है कि कुछ तो मसला है। उसका खाना किसी ने खाया हुआ था। वो फौरन से अपने फ्रेंड को कॉल करता है और कहता है कि ये कैसा भूत बंगला तुमने मुझे खरीद कर दिया है। यहाँ रात को कोई भूत निकल आया था, मैंने उसकी आवाज़ें भी सुनी हैं और उसने मेरा खाना भी खाया है। लेकिन उसका फ्रेंड उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। उसके थोड़ी देर बाद दिन के टाइम पर विन को एक जगह पर छुपा हुआ वान योंग का बैग नजर आता है। वो उसे खोलकर देखता है तो अंदर से गर्ल्स के कपड़े निकलते हैं। वो एकदम से ऑफुल सी फीलिंग देता है और उस बैग को उठाकर बाहर गार्बेज के पास फेंक आता है। जबकि वान योंग वो एक मॉल के बाहर लेटी हुई अपनी नींद पूरी कर रही होती है तो गार्ड उसे उठाकर अंदर भेज देता है। इतने में उसे उसकी मॉम की कॉल आती है, जो उसे बार बार कहने की कोशिश करती हैं कि तुम अब ये सुपरस्टार बनने का सपना छोड़ो और हमारे पास शिफ्ट हो जाओ। लेकिन क्या करें, वो जिद की बहुत पक्की थी, बिल्कुल नहीं मानती। तो उसके मॉम डैड यही सोचते हैं कि थोड़े अरसे में जब इसके पास पैसे खत्म होंगे तो खुद ही चुपचाप हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद वान योंग एक जगह पर एक सिंगिंग कॉन्टेस्ट होता देखती है तो लड़ झगड़ कर उनकी बात सुने बगैर ही अपना फॉर्म भर देती है।
लेकिन जब अंदर जाती है, गाना गाती है, तो पता चलता है कि ये तो बच्चों का सिंगिंग शो था और सारे बच्चे, उनके तो कानों से धुआं निकलने लगा था जितना सुरीला वो लड़की गाती थी। और फिर इन दी एंड उसकी काफ़ी इंसल्ट होती है और उसे बच्चों से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना पड़ता है। अब उसका सारा दिन तो बुरा गुजरा ही था, रात को ठहरने की जगह भी कोई नहीं थी। उसके पास घर की चाबियां तो थीं। चुपचाप आती है, दरवाज़ा खोलती है, लेकिन अंदर जाकर देखती है उसका तो बैग ही नहीं पड़ा हुआ था। अब कपड़े तो चेंज कर नहीं सकती थी, सोचती है चलो नहा ही लेती हूँ। वो ऊपर वाले पोर्शन में जाकर नहा रही होती है और उसकी आवाज़ें सुनकर नीचे खड़ा विन एकदम दोबारा से डर जाता है। लेकिन आज वो थोड़ी सी हिम्मत जुटाता है, सोचता है कि मैं चेक तो करूँ ऊपर कौन है। डरता डरता आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाता है। ऊपर की थोड़ी लाइट्स का भी मसला था और उसी टाइम पर वान योंग नहा के बाल नीचे गिराकर बाहर निकल रही थी। और बस फिर क्या, उसे देखते ही वो डर के चीखे मारने लगता है। उसे कंफर्म हो जाता है कि ऊपर एक भूत रहता है। वो बेचारा दबक के अपने बिस्तर में सो जाता है। लेकिन वान योंग से एक गड़बड़ आज हो गई थी। वो सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाई थी, आज बहुत लेट हो गई थी। वो जाने की कोशिश करती है, लेकिन उस टाइम पर नीचे विन जाग चुका था। वो अपने फ्रेंड को कॉल करके कह रहा था कि मैंने कल रात को यहाँ पर एक भूत देखा है और मुझे सारी रात नींद भी नहीं आई। वान योंग अब दरवाजे से तो जा नहीं सकती थी, खिड़की से कूदने की कोशिश करती है, लेकिन वो काफी ऊंची थी। आज उसने एक जगह एक्टिंग के लिए डेमो देने जाना था। वो अपने फ्रेंड को फोन करके ये बताती है। जबकि इतने में नीचे विन का फ्रेंड एक पंडित को पकड़कर साथ ले आया था। वो भूत बंगले से इस भूत को भगाने के लिए आज कुछ तंत्र मंत्र करने वाले थे। उस पंडित का ये स्टाइल था कि वो झाड़ू में पानी भरता था और हर जगह उसके चींटे फेंकता था। वो लोग यही प्रोसेस करते करते जब ऊपर वाले कमरे में आते हैं तो तब तक वान योंग बेड के नीचे छुप चुकी थी। बेड के नीचे भी अच्छे से स्पार्कल करते हैं, क्योंकि फिल्मों में देखा था कि भूत बेड के नीचे छुपे होते हैं। और जब तक वो लोग बाहर जाते हैं, वो फ्री में दूसरी दफा भी नहा चुकी थी और उसका ये हाल हो चुका था। जबकि दूसरी तरफ मे को दिखाते हैं। उसने जब विन के आने की न्यूज़ सुनी थी तो वो इतनी एक्साइटेड हो गई थी, क्योंकि हस्बैंड से तो वो डिवोर्स लेने वाली थी और अभी तक वो विन को बुला ही नहीं पाई थी। वो सीधा उसके पेरेंट्स के घर जाती है, लेकिन विन ने अपने पेरेंट्स को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया था कि वो कहाँ रह रहा है, ताकि बार बार उनको मीडिया वालों के सामने झूठ ना बोलना पड़े। जब भी मिलना हो वो खुद ही आ जाएगा। इतने में वान योंग का एक फ्रेंड उसे लेने के लिए उसके घर के बाहर पहुंच जाता है और वहां खड़ा होकर आवाज़ें देने लगता है। विन सुन लेता है और फौरन से बाहर आता है। वो लड़का तो डर जाता है कि ये कोई है जिसने हमला कर दिया है वान योंग के घर पे। कोई चोर लुटेरा ना हो, वो तो पुलिस को भी फ़ोन करने वाला था। लेकिन इतने में वान योंग पीछे से कूदकर बाहर खड़ी हो जाती है। ये सब कुछ देख लेती है और फौरन से अपने फ्रेंड को फ़ोन करती है। कहती है कि ये घर पर मेरे एक रिलेटिव हैं, इनको अल्जाइमर की बीमारी है, कुछ भी याद नहीं रहता, इनसे अच्छे से पेश आओ। और बस फिर क्या था, वो फ्रेंड विन को अंकल सॉरी सॉरी करता हुआ वहाँ से निकल जाता है। जबकि वान योंग को गार्बेज के पास अपना बैग भी नज़र आ ही जाता है। इतने में हमें ये भी पता चलता है कि विन के साथ जो कंट्रोवर्सी हुई थी वो इस बारे में थी कि उसको गे दिखाया जा रहा था और उसके कुछ क्लिप्स भी वायरल कर दिए गए थे। और इस सब में उसके एक पुराने मैनेजर वान वान का हाथ था। आज भी वो मैनेजर मीडिया के सामने आता है और वो लोग जब क्वेश्चनिंग करते हैं तो वो कहने लगता है कि वो क्लिप्स बिल्कुल सच्चे थे। उसके थोड़ी देर बाद मै का सामना वही वान योंग के फ्रेंड से होता है। लेकिन वो फ्रेंड, उसने तो कभी इंडस्ट्री या मीडिया से रिलेटेड कुछ देखा ही नहीं था। उसे पहचान ही नहीं होती कि ये आजकल की सुपरस्टार है। वो दोनों पार्किंग के इशू पर लड़ते हैं और उसके बाद वो लड़का मे को आंटी कहता हुआ वहाँ से निकल जाता है। जबकि वान योंग वो अंदर शूट देने के लिए जाती है और इतनी हॉरिबल एक्टिंग करती है कि वो लोग उसे वहाँ से भगा देते हैं। और उसके बाद हमें पता चलता है कि ये कोई ऑर्डिनरी फ्रेंड नहीं था, बल्कि इसका वान योंग पर बड़ा डीप टाइप का क्रश था। लेकिन वान योंग को उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। उसने तो सिर्फ सुपरस्टार बनना था और यही सपना उसके सर पर भूत की तरह सवार रहता था। उसे डिनर कराने के बाद वो वान योंग को उसके घर के बाहर ड्रॉप कर देता है। अब रात का टाइम हो गया था। अंदर विन डर रहा था कि रात को हमेशा भूत निकल आता है। वो आज सारी लाइट्स ऑन करके अपने लाउंज में ही सो जाता है और उसके वहीं पर सामने बैठे होने की वजह से वान योंग भी अंदर नहीं जा पाती और मेन डोर के बाहर ही सो जाती है। उधर मे की अपने हस्बैंड से लड़ाई हो रही होती है। डिवोर्स तो उनकी होने ही वाली थी, लेकिन उसका हस्बैंड समझता था कि ये इस वजह से हो रही है क्योंकि मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड को, जो कि एक्चुअली एक गे था, यानी कि विन, उसको ओवरकम ही नहीं कर पाई है। अगले दिन जब सुबह होती है तो विन अपने घर के बाहर एक लड़की को सोए हुए देखता है।
वो एकदम से हैरान रह जाता है और एक स्टिक के थ्रू उसे जगाने की कोशिश करता है। वो जागती है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर चीखें मारने लगते हैं। वान योंग देखती है कि उसके घर को खरीदने वाला कोई और नहीं बल्कि सुपरस्टार विन है, तो वो काफी हैरान होती है। जबकि विन, उसे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ये लड़की किसी पागल खाने से भाग के आई है। वो उसे एक्सप्लेन करने को कहता है, लेकिन वान योंग उल्टी सीधी बातें करने लगती है। उसे कुछ भी बताना ही नहीं आ रहा था। उसे देखते ही विन सोचता है कि वो पुलिस को कॉल करे, लेकिन वान योंग उससे उसका फोन छीनने लगती है और इन्हीं चक्रों में फोन पानी के अंदर गिरकर खराब हो जाता है। अब तो विन को काफी गुस्सा आ गया था। वो उसे पकड़ के पुलिस के पास लेके जाना चाहता था, लेकिन वान योंग कैसे जानने को मानती और उनकी एक फनी सी फाइट भी स्टार्ट हो जाती है। और इसी फाइट के एंड पर वान योंग उसके हाथ पर काटती है और वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। बाहर निकलते ही वो जाती है और गार्बेज के बीच में छुप कर बैठ जाती है। जब थोड़ी देर बाद वहां से बाहर निकलती है तो उसका ये हुलिया होता है। जबकि अंदर विन उसके बैग की तलाशी लेता है तो उसमें से उसका आईडी कार्ड मिल जाता है और पासपोर्ट भी। उसके बाद वान योंग अपने एक फ्रेंड को मदद के लिए कॉल करती है, लेकिन वो भी किसी बिजनेस टूर पर जा रहा था। अब वो सोचती है कि वो कहाँ रहेगी। जबकि उधर विन, वो उसका पासपोर्ट अपने फ्रेंड को देता है और कहता है कि पता कराओ ये लड़की कौन है। वो कहता है शक्ल से तो मासूम सी लग रही है। तो आगे से विन अपना जख्म दिखाकर कहता है कि ये मासूम लड़कियों के काम होते हैं। उसके बाद हमें मैक को दिखाते हैं। वो कुछ पुरानी यादें याद कर रही होती है। एक्चुअली मैं और विन के बीच में कंफ्यूजन इस बात से पैदा हुई थी क्योंकि विन को मैं पर इतना ट्रस्ट नहीं था और उसे लगता था कि वो किसी बिजनेसमैन में इंटरेस्टेड है, और इसी लैक ऑफ ट्रस्ट की वजह से उन दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया था। मैं आज अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती है। उसकी डिवोर्स तो हो गई थी, लेकिन उसकी मॉम भी उससे यही बात करती हैं कि मुझे लगता है तुम आज तक विन को भूल ही नहीं पाई हो और अब तो वो वापस भी आ गया है। उसकी मॉम ये भी कहती हैं कि उसके गे होने के बारे में जो बातें मशहूर हैं मुझे वो सारी ही झूठी लगती हैं। जबकि दूसरी तरफ विन को उसका फ्रेंड पता कराकर बताता है, कहता है कि ये लड़की तो वही है जिसके पेरेंट्स से हमने ये घर खरीदा है, इसलिए इसे इग्नोर करो। अगर पुलिस को बताएंगे तो बात बढ़ जाएगी, रिपोर्टर्स को तुम्हारे घर का पता चल जाएगा। ये कोई चोर डाकू नहीं है। जबकि वान योंग को न्यूज़ के थ्रू ये पता चल जाता है कि सारे रिपोर्टर्स आजकल इस तलाश में हैं कि विन कहाँ रह रहा है, उसका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। और उसको एक आइडिया आ जाता है। जब विन घर आता है तो सारा घर बिखरा पड़ा होता है और वान योंग बड़े मज़े से वहाँ बैठी होती है। कहती है कि मुझे यहाँ पर रहने दो, मेरे पास और रहने का कोई ठिकाना नहीं है। अगर तुमने शोर मचाया या पुलिस को बताने की कोशिश की तो तुम खुद फंसोगे, क्योंकि सारे रिपोर्टर्स यहाँ पर आ जाएंगे और तुम छुपना चाह रहे थे, छुप भी नहीं पाओगे। लेकिन विन काफी चालाक था, उसकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आता और पकड़ के उसे घर से बाहर निकाल देता है। कहता है कि अगर तुमने भी रिपोर्टर्स को बुलाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भी फंसा दूंगा। ये घर मेरे नाम पर है और पुलिस को बताऊंगा कि तुम चोर बन के मेरे घर में आई हो। विन ने उसे घर से निकाल दिया था। बाहर बारिश हो रही थी और काफी सर्दी थी। वो बाहर वाले सोफे पर आराम से लेटी रहती है कि शायद विन को उस पर रहम आ जाए, लेकिन उसे क्या रहम आना था, वो खुद मजे से सो जाता है। और उसके सोते ही कुछ चाबियां निकालती है और वान योंग दोबारा से घर में एंटर हो जाती है। अब उसे काफी गुस्सा था और भूख भी लगी हुई थी, तो उसकी सारी चीजों पर ऐसे हाथ साफ करती है कि जैसे घर में बंदर घुस आए हों। अगली सुबह जब विन उठता है तो अपने किचन की तरफ जाता है तो छिलके से फिसल कर नीचे गिर जाता है। उसके सारे घर और फ्रिज का हाल उल्टा फुलता हुआ था। वो ऊपर वाले कमरे में जाता है, कमरा भी बिखरा पड़ा था। वान योंग को उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो दोबारा से लेट कर सो जाती है। तो क्या करता है, उसे बिस्तर में लपेटता है, उठाता है और घर से बाहर फेंक आता है। लेकिन वान योंग कोई सीधी सादी लड़की नहीं थी। उसके पास बहुत सारी चाबियां थी। वो एक और चाबी निकालती है और घर में घुसने की कोशिश करती है, पर विन को भी अंदाजा था, वो सामने ही खड़ा होता है। वो उससे चाबी छीनता है और दोबारा से उसे बाहर निकाल देता है। अब वान योंग ने एक और चाबी गमलों में छुपा कर रखी हुई थी। वो वाली चाबी उठाकर चोरी चोरी दोबारा से घुसने की कोशिश करती है, लेकिन विन उसे दोबारा से पकड़ लेता है और एक एक करके उसकी सारी छुपाई हुई चाबियां उससे छीन लेता है और अब की दफा उसे खाली हाथ करके घर से बाहर निकाल देता है और सामान के नाम पर उसके शूज और उसका एक स्लीपिंग ड्रेस बाहर फेंक देता है। जबकि मैं उसको दिखाते हैं, उसने मीडिया के सामने अनाउंसमेंट की थी कि वो चाहती है कि उसकी अगली मूवी का हीरो कोई और नहीं बल्कि विन हो। ये बात काफ़ी शॉकिंग होती है। जबकि दूसरी तरफ हमें होमलेस वान योंग को दिखाते हैं। वो अपना सामान उठाकर इधर उधर फिर रही होती है कि उसे उसका फ्रेंड मीदी कॉल करता है। वो उसे इनवाइट करता है क्योंकि आज उसकी बर्थडे थी।
वानियोंग का दिल तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, लेकिन जब वो सुनती है कि उसकी बर्थडे पर बहुत सारे अच्छे अच्छे खाने होंगे तो उसके मुंह में पानी आने लगता है। वो फैसला करती है कि ज़रूर जाएगी। जबकि विन परेशान हो जाता है। मैक की वजह से रिपोर्टर्स उसकी और भी तलाश में लग चुके थे। वो खुद को जितना छुपाना चाह रहा था, आजकल उतनी ही हलचल मची हुई थी उसी के नाम की। वो फैसला करता है कि खुद जाकर मैं से मिलेगा। जबकि उधर वानियोंग वो एक स्लीपिंग ड्रेस पहन के और अजीब सा हुलिया बनाकर मीदी की बर्थडे पर आ रही होती है और कवर करने के लिए कह देती है कि मुझे लगा था आज फैंसी पार्टी है। एक्चुअली उसके पास कपड़े ही कोई नहीं थे। मीदी जब उसे अंदर लेकर जाता है, वहाँ पर बहुत सारे गेस्ट्स आए हुए थे। उसे काफ़ी एम्बेरसमेंट होती है। उसकी सारी फैमिली डॉक्टर्स की थी और सारे बहुत ही मेच्योर लोग थे। मिदी की मॉम को तो वानियोंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो अपने बेटे को कहती है कि इसके पीछे फिरना बंद करो, ये बिल्कुल भी इमेच्योर सी लड़की है, इसका कोई फ्यूचर नहीं। और उसके बाद डिनर के टाइम पर भी वानियोंग दोनों हाथों से बहुत अच्छी तरह से खाना खाती है। मिदी को काफ़ी शर्मिंदगी होती है, लेकिन फिर भी वो वानियोंग का साथ देता है। उसके बाद सारे लोगों से साइड पर होकर वानियोंग और मिदी अलग से भी छोटी सी बर्थडे मनाते हैं। यहाँ पर मिदी दोबारा से वानियोंग को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन वानियोंग की तरफ से साफ इनकार था। वानियोंग आज रात को एक होटल पर जाकर रहती है। उसके पास पैसे बहुत कम थे, इसलिए वो काफ़ी परेशान थी, लेकिन उसे अगले ही दिन एक एक्स्ट्रा का रोल मिल जाता है। वो सारा दिन इतनी ओवर एक्टिंग करती है, लेकिन इन दी एंड उसे पता चलता है कि उसका तो फेस ही नहीं नज़र आ रहा था। उसके ऊपर एक और ट्विन सिस्टर का फेस लगा देना था। और सारा दिन इतनी मेहनत करने के बाद भी उसे थोड़े से ही पैसे मिलते हैं, जिससे वानियोंग काफ़ी सैड हो जाती है। लेकिन क्या करती, काफ़ी मजबूर थी। अब उसे अगले दिन के लिए भी एक छोटा सा रोल मिल गया था और प्रोड्यूसर उसे कहता है कि तुमने खुद से ही मेकअप और हेयर करके आना है। एक एंजल का रोल था तो वाइट ड्रेस पहन के आना है। जबकि दूसरी तरफ विन को दिखाते हैं, वो मैं से जाकर मिलता है और उसे कहता है कि तुम मुझे न्यूज़ में ना लेकर आओ तो बेहतर रहेगा। लेकिन आगे से मैं कहती है कि देखो तुम्हारे पास बहुत अच्छा चांस है, अगर तुम हाँ करो तो इस मूवी में मेरे हीरो तुम ही होगे, तुम दोबारा से सुपरस्टार बन जाओगे, फेमस बन जाओगे और तुम्हारी कंट्रोवर्सी वो सारे लोग भूल जाएंगे। यहाँ पर वो नेगेटिव रोल वाला एक्स मैनेजर वान वान वो भी विन को मैं के साथ देख लेता है और काफ़ी हैरान होता है। वानियोंग को अब अपने बैग में से कपड़े चाहिए थे। वो दोबारा से घर पर जाती है। उस टाइम पर विन तो वहाँ था नहीं, तो उसे एक रास्ता पता था। वो खिड़की खोलती है और घर के अंदर एंटर हो जाती है। अपने बैग को हर जगह तलाश करने की कोशिश करती है। उसका बैग तो अब विन के कमरे में था। वो खोलती है और एंजल के गेटअप के लिए अपने कपड़े सिलेक्ट करने लगती है। लेकिन इतने में उसे विन के वापस आने की आवाज़ आती है, तो वो फ़ौरन से एक जगह पर छुप जाती है। विन थका हुआ था, आते ही अपने कपड़े फेंकता है और बिस्तर पर लेट जाता है। अब वानियोंग भी छुपी हुई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता से स्नेल बनकर रिंग रिंग के वहाँ से निकलने की कोशिश करती है और किसी न किसी तरह छुपते छुपाते वहाँ से निकल ही जाती है। लेकिन एक गड़बड़ हो गई थी। इसी सब के बीच उसका वही वाइट ड्रेस वो फट गया था। अब वो सोचती है कि कुछ भी करे लेकिन उस ड्रेस को फिक्स करना है। अब उसी को फिक्स करने के और सिलाई करने के चक्रों में वो काफ़ी शोर मचाती है और ये शोर विन सुन लेता है और उठ जाता है। जब विन सोकर उठकर देखता है तो आगे वानियोंग उसके घर में होती है और रैबिट के गेटअप में होती है। वानियोंग जब उसका ख़राब मूड देखती है तो वहाँ से जाने लगती है। यहाँ पर विन पीछे पीछे उसे डांटता आता है, कहता है कि क्या तुम बहुत गरीब हो, क्या मैं किसी एसाइलम से कांटेक्ट करूँ तुम्हारे लिए। तो इस बात पर वानियोंग को भी गुस्सा आ जाता है। कहती है कि हाँ मैं गरीब हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं, लेकिन तुम्हें मेरी इंसल्ट करने का कोई हक नहीं। मैं यहाँ पर तुम्हारी शक्ल देखने के लिए नहीं बल्कि अपना बैग लेने के लिए आई थी। फिर जाते जाते उसे कहती है कि ये घर तुम्हारे लिए सिर्फ एक हाउस होगा, लेकिन यहाँ पर मेरी बहुत सारी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। जब मैं अमीर हो जाऊँगी, मेरे पास पैसे होंगे, तो मैं तुमसे ये घर खरीद लूँगी। प्लीज़ इस पियानो का बहुत ख्याल रखना और ये घर किसी और को ना बेचना, मुझे ही बेचना सिर्फ। उसके चले जाने के बाद विन को जब जब घर में पियानो दिखता था उसे वानियोंग की याद आने लग जाती थी। आज मैम विन को कॉल करती है और उसी कॉल के बीच सीढ़ियों से उतरते हुए उसका पैर मुड़ जाता है और उसके रोने की आवाज़ सुनता है तो फ़ौरन से विन दौड़ता हुआ उसके पास चला जाता है और उसे लेकर सीधा हॉस्पिटल पहुंचता है। मैं को बहुत खुशी हो रही थी जिस तरह से विन उसकी केयर कर रहा था। मैं जब अंदर गई हुई होती है तो विन देखता है कि उसी हॉस्पिटल में वही रैबिट यानी कि वानियोंग भी फिर रही है। वो उसके पीछे पीछे जाकर देखता है तो वहाँ पर कुछ बच्चे होते हैं जो बीमार थे और वो उनको स्टोरी सुनाकर उनको एंटरटेन करने की जॉब कर रही थी और उसे वो बहुत काइंड हार्टेड और क्यूट लगती है।
उधर मैं की बैंडेज करने के लिए डॉक्टर मीदी आता है। वो उसे देखते ही पहचान जाती है कि ये वही है जिसने मुझे लास्ट टाइम आंटी कहा था। वो उससे कहने लगती है कि तुम तो बिल्कुल जूनियर से डॉक्टर हो, मुझे तुमसे काम नहीं करवाना, मुझे लगता है तुम्हें कोई काम भी करना नहीं आता। लेकिन मीदी उसे चुप करा देता है और आराम से उसके पैर के ऊपर बैंडेज लगाता है और उसे हाई हील्स पहनने से मना करता है। मैं जब वहाँ से बाहर आती है तो बहुत से फैंस उसे घेर लेते हैं जो उसके साथ सेल्फीज बनवा रहे होते हैं और ये देखकर मीदी को पता चलता है कि वो कोई बड़ी सुपरस्टार है। उसे तो पहले अंदाज़ा ही नहीं था। और फिर यहाँ पर हमें पता चलता है कि वान योंग को जो एंजल का रूप मिला था वो एक्चुअली किसी ड्रामा या सीरीज में कास्ट के लिए नहीं था, बल्कि सिर्फ बच्चों को एंटरटेन करने के लिए था। तो इसीलिए वो एंजल की जगह रैबिट बन गई थी क्योंकि दूसरे कपड़े तो फट गए थे। जबकि विन जब वो बहुत केयरफुली मे को गाड़ी में बिठा रहा होता है तो बहुत से रिपोर्टर्स उनकी फोटोज ले लेते हैं। जबकि वान योंग उसके पास तो रहने की कोई जगह ही नहीं थी, तो वो एक बिन बुलाई मेहमान बनकर अपने एक फ्रेंड की तरफ रहने लग जाती है। यहाँ पर उसे एक जगह से अपनी सैलरी निकलवाने के लिए अपनी आईडी कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, तो उसे रियलाइज़ होता है कि उसका आईडी कार्ड है ही नहीं। एक्चुअली वो तो उसके बैग से विन ने निकाल लिया था। अब उसे आईडी कार्ड लेने के लिए दोबारा विन की शक्ल देखना ही पड़ेगी। उधर सारे रिपोर्टर्स विन के घर के बाहर जमा होते हैं। उनको शक था कि ये उसी का घर है। वो एकदम से डर जाता है और सोचता है कि मदद के लिए किसको बुलाए। उसी टाइम पर वान योंग भी वहाँ आती है और रिपोर्टर्स को देखकर बहुत स्टाइल्स बनाने लगती है कि कोई एक आध फोटो वो उसकी भी ले लेंगे। लेकिन कोई उसको लिफ्ट ही नहीं कराता। वो पिछले दरवाजे से अंदर घुसने की कोशिश करती है तो आगे से विन उसे देखते ही खुश हो जाता है और उससे एक डील करने लगता है। कहता है इस रिपोर्टर्स को यहाँ से भगा दो, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। और थोड़े थोड़े बढ़ाता बढ़ाता 10,000 तक ले जाता है और वो बिना मेंशन किए साथ में एक और शर्त भी कह देती है। और उसके बाद ओवर एक्टिंग करती हुई कहती है कि अब तुम मेरी एक्टिंग देखना। बाहर जाती है, सारे रिपोर्टर्स को कहती है कि क्या कर रहे हो, ये मेरा घर है और ये गाड़ी भी मेरी है। मैंने नई नई गाड़ी चलानी सीखी है और पिछले ही महीने एक आदमी को इस गाड़ी के नीचे कुचल दिया था और अब मैं सीख गई हूँ। तुम लोग देखना चाहते हो मैं कैसी चलाती हूँ? और उन लोगों को वहाँ से डरा कर भगा देती है। फिर वो वापस आती है और अपनी दूसरी शर्ट बताती है। पैसों के साथ साथ कहती है कि सारों को मैंने कहा है कि ये मेरा घर है तो अब मैं यहाँ रह भी सकती हूँ। अब विन बेचारा क्या करता, उसने खुद ही ये शर्तें मानी थी। फिर वो अपने फ्रेंड के घर से अपना सामान लेने चली जाती है, जबकि पीछे विन वो सारे घर में 2 हिस्सों में एक बाउंड्री बना देता है। और वान योंग बहुत खुशी खुशी जब घर में एंटर होती है तो आगे से घर 2 हिस्सों में बंट चुका था। विन उसे आराम से बिठाता है और कहता है कि हम दोनों इकट्ठे रहेंगे तो एक लिविंग एग्रीमेंट भी होना ही चाहिए। लेकिन आगे से वान योंग कहती है शर्तें तो मुझे रखनी चाहिए, मैं एक जवान लड़की हूँ और एक लड़के के साथ रह रही हूँ। अरे नहीं, मुझे तो याद आया, तुम तो लड़के हो ही नहीं, तुम तो गे हो, इसलिए मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर उसके बाद वो सारी चीज़ों को यूज़ करने और खाना खाने से रिलेटेड अपनी टाइमिंग सेट कर देते हैं। लेकिन इनफैक्ट विन को काफ़ी तंगी होती है। वान योंग बहुत शोर मचाती थी, नहाते हुए, टीवी देखते हुए इमोशनल हो जाती थी। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। मैं एक जगह पर मॉडलिंग कर रही होती है और उसी जगह पर वान वान भी आया हुआ होता है और उसी शो में वान योंग भी एक छोटा मोटा काम करने के लिए मौजूद होती है। उसका फ्रेंड उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर अपने साथ हेल्प कराने के लिए नहीं लाया, एक्चुअली टारगेट ये है कि ये जो आदमी बैठा है इसका नाम वान वान है, ये बहुत सारे लोगों को सुपरस्टार्स बना चुका है और मैं चाहता हूँ कि तुम इससे जाके मिलो ताकि तुम्हें अच्छा प्रोजेक्ट ये हाथ में दिला सके। वान योंग ये सब सुनते ही अपने सुपरस्टार बनने के सपने देखने लगती है। वो बार बार वान के करीब जाने की कोशिश करती है लेकिन हर दफ़ा उसे कोई ना कोई वहाँ से भगा देता है। उसके बाद वान योंग ने मैक को मीडिया के सामने लेकर जाना था। मीडिया उससे काफ़ी सारे सवाल करता है कि उस दिन हॉस्पिटल में तुम्हारे साथ कौन गया था। ऑफ कोर्स वो विन ही था, लेकिन मैं बहुत ही पॉलिटिकली इन सारी बातों के जवाब टाल देती है। जबकि वान वान फिर वो मीडिया के सामने आता है और अपना एक मॉडल भी साथ लिए हुए था जिसको वो एक बड़ी कास्ट दिलाना चाहता था। यहाँ पर दोबारा से वान योंग उससे मिलने की कोशिश करती है लेकिन कहीं पर अटक कर गिर जाती है। जब तक वो आती है वान वान वहाँ से जा चुका था। उसके बाद वो जब घर जाती है तो टीवी पर मै का एक एड चल रहा था। वो बार बार विन को दिखाती है कि देखो इस एड में मेरी आर्मपिट यूज हुई है, लेकिन फेस सिर्फ मै का दिखाया हुआ है। वो इतनी छोटी सी बात से बहुत खुश होती है और बहुत बढ़ा चढ़ाकर उसे बताने लगती है। उसके बाद मै का एक इंटरव्यू भी चलने लगता है तो वो दिखाने लगती है कि यहाँ पर बैकग्राउंड में देखो देखो मैं भी खड़ी हुई हूँ।
और फिर कहने लगती है कि मुझे सब पता है, तुम जानबूझ के मैं के साथ मीडिया में अपने रिलेशनशिप में होने की खबरें फैलाना चाहते हो ताकि तुम्हारे गे होने की न्यूज़ को कवर कर सको, लेकिन ये सब काम करने वाला नहीं है। क्यों कायर बनते हो? गे हो तो सारी दुनिया के सामने मानो ना। लेकिन विन उसे शटअप कॉल देकर वहाँ से निकाल देता है। उसके बाद वो रात को भी आकर उसे बहुत तंग करती है, ज़बरदस्ती उसके कमरे में घुस जाती है और कहती है कि मेरा शैम्पू ख़त्म हो गया है, और तब तक बाहर नहीं निकलती जब तक वो उसे शैम्पू दे नहीं देता। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं। विन अपनी कार वॉश कर रहा होता है। उसी टाइम पर उसका फ्रेंड भी आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे से मजाक करके एक दूसरे पर पानी फेंकने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब वान योंग ये सारा सीन देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे दो लविंग हार्ट आपस में शरारतें कर रहे हैं, क्योंकि उसको तो यही लगता था कि विन एक गे है। वो कहती है कि तुम दोनों कंटिन्यू करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और उसके बाद जब उसका फ्रेंड वहाँ से जाने लगता है तो कहता है कि अच्छी बात है, ये लड़की तुम्हारे साथ अकेले में इसीलिए रहने के लिए मानी है क्योंकि उसे लगता है कि तुम गे हो। जबकि उधर मैं को दिखाते हैं, वो आज फिर हॉस्पिटल में अपनी बैंडेज चेंज कराने के लिए पहुंची हुई होती है। मीदी कहता है कि मैंने तुम्हें रेस्ट करने को कहा था, तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए तुम्हारे पैर की ये हालत हो गई है। मीदी ने आज जल्दी फारिग हो जाना था। वो वान योंग को कॉल करता है, कहता है तुम घर पे हो ना, मैं अभी तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। वो उसे काफ़ी मना करने की कोशिश करती है लेकिन वो सुनता ही नहीं। मैं चाहती थी कि उसे पिक करने के लिए विन आए, लेकिन वो किसी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना चाहता था, वो आता ही नहीं। यहाँ पर रिपोर्टर्स बार बार उसकी फ़ोटोज़ ले रहे थे, देखना चाहते थे कि कौन उसे लेने आएगा। लेकिन उसी टाइम पर मैं ऐसा करती है कि वहीं पर खड़ी हुई मीदी की गाड़ी के अंदर घुस जाती है चोरी चोरी, और बाद में उसे ज़बरदस्ती कहने लगती है कि देखो मैं तुम्हारी पेशेंट हूँ ना, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, इन रिपोर्टर्स से मुझे दूर लेकर जाओ। जबकि उधर वान योंग वो काफ़ी कोशिश करती है कि विन को किसी बहाने से घर से बाहर भेज दे, लेकिन वो मानता ही नहीं। और डॉक्टर मीदी को तो मे पर काफ़ी गुस्सा था। वो ऐसे ज़बरदस्ती उसकी गाड़ी में घुस गई थी। वो कहता है कि तुमने जहाँ जाना है जाओ, मैं तो अपना काम पूरा करूँगा, फिर कहीं और जाऊँगा। अब वो वान योंग के घर के बाहर खड़ा हो जाता है। मैं भी वहीं खड़ी उससे लड़ रही होती है कि एक पेशेंट को तुम उसके घर क्यों नहीं छोड़ते हो। जबकि अंदर विन और वान योंग आपस में लड़ रहे होते हैं। वान योंग नहीं चाहती थी कि विन जाकर दरवाजा खोले और उसके फ्रेंड को देखे। मीदी और मे वान योंग के घर के बाहर खड़े होकर लड़ रहे होते हैं, जबकि अंदर विन और वान योंग की अपनी लड़ाई चल रही होती है। वान योंग को लगता था कि अगर ये मेरे फ्रेंड्स को यहाँ पर आता हुआ देखेगा तो शायद मुझे घर से ही निकाल देगा। वो विन को रोकने के लिए उसकी टांगों से चिपक कर स्लाइड लेने लगती है। इतने में उसे एक आइडिया आता है और वो कहती है कि शायद यहाँ पे बाहर रिपोर्टर्स आए होंगे, मैं जाकर देखती हूँ, तुम्हारा जाना सेफ नहीं। और अब जब तक वो बाहर आती है, मैं लड़ झगड़ कर मीदी की गाड़ी में जाकर बैठ गई थी और वान योंग चोरी चोरी उसे वहाँ से जाने का कहकर वापस आ जाती है। जबकि मीदी अपनी गाड़ी के पीछे भागने लग जाता है, जो कि मैं चलाकर अब जाने लगी थी। अंदर जाकर वान योंग झूठ बोल देती है, कहती है कि कोई पति पत्नी थे जो आपस में फाइट कर रहे थे, इसीलिए शोर था। जबकि विन जब बाहर आकर देखता है तो अब वहाँ पर कोई भी नहीं था। उधर मीदी मैं को घर तक ड्रॉप करने के लिए जाता है, जबकि वान योंग विन की मिन्नतें कर रही होती है कि प्लीज़ मुझे मेरा आईडी कार्ड वापस कर दो। कभी उसके हाथ जोड़ती, कभी उसके कमरे के बाहर शोर मचाती, लेकिन विन मानने वाला नहीं था। फिर एक बार उसके वॉशरूम के बाहर खड़ी होकर आवाज़ें दे रही होती है तो विन भी उसके सामने ही फ्लश में से छुपा कर रखा हुआ उसका आईडी कार्ड निकाल कर उसे पकड़ा देता है, जिसे देखकर वान योंग को वॉमिट आने लगती है। और उसके बाद विन वान योंग से कहकर लाइट फिक्स करा रहा होता है। उसी टाइम पर मीदी उसे कॉल करता है कि आज तुमने घर क्यों नहीं आने दिया था। जबकि विन उसी टाइम पर वान योंग की सीढ़ी हिलाने लग जाता है और मीदी को शक होने लगता है कि कोई तो इसके साथ है। फिर यहाँ काम करते करते वान योंग की आंख में कुछ चला जाता है तो वो तो शोर ही मचा देती है कि मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, तुम्हारी वजह से मैं अंधी हो गई हूँ। तो विन उसकी आइज़ चेक करता है, टिश्यू पेपर से उसकी आइज़ में से गर्द निकाल देता है और उसके बाद उसे मजाक करने लगता है कि देखो तुम्हारी शक्ल तो बिल्कुल एक फ़िश के जैसी दिखती है। उधर मैं को याद आता है कि उसका हैंडबैग आज मीदी की गाड़ी में ही रह गया है और मीदी को भी अपनी गाड़ी में से उसका पर्स और मोबाइल मिल जाता है। उधर वान एक प्लानिंग कर रहा होता है। वो कहता है कि विन की वही वाली कंट्रोवर्सी गे होने वाली हम दोबारा से उठाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट मूवी में उसके मॉडल को चांस नहीं मिल रहा था। एक्चुअली इन्वेस्टर्स आजकल विन में इंटरेस्टेड थे क्योंकि वो पॉपुलर होता जा रहा था। उसके बाद टीवी पर वान का एक इंटरव्यू चल रहा होता है।
वान वान उस इंटरव्यू में बहुत नाटक करता है कि जैसे उसे विन की बहुत परवाह हो। इवन के उसको मैसेज देते हुए ओवर एक्टिंग के साथ रोने भी लगता है। विन गुस्से में आता है और टीवी बंद करके चला जाता है और जाकर अपने कमरे में लेट जाता है। जबकि मैं अपने नंबर पर कॉल करती है और आगे से मीदी उठाता है। वो उसे कहती है कि मेरे बैग का ख्याल रखना, तुम्हें अंदाज़ा नहीं ये बहुत महंगा है। और मीदी उसे कहता है कि मैं खुद तुम्हारी चीज़ें तुम्हें लौटाने नहीं आऊँगा, तुम अगले दिन आके हॉस्पिटल से मुझसे अपना बैग और मोबाइल ले लेना। अगली सुबह जब विन की आंख खुलती है तो वान योंग उसी के ही कमरे में बैठी हुई होती है और उससे अपनी जिप बंद करने को कहती है। लेकिन विन को तो बहुत शर्म आ रही थी। कहती है कि मेरा एक फ्रेंड है, वो भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, इसमें शर्माने की क्या बात है, तुम भी गे हो वो भी गे है, वो मेरे इस तरह के छोटे मोटे काम करता रहता है। अब जब विन उसकी जिप बंद कर रहा होता है तो वहीं पर कुछ इम्बैलेंस होता है और वान योंग उसके ऊपर ही गिर जाती है और कुछ देर बाद वो दोनों ही चीखे मारने लग जाते हैं क्योंकि विन को उसके क्लोज होने की वजह से काफी प्रॉब्लम हो रहा था। मिदी हॉस्पिटल में होता है तो मैं की कॉल आती है। वो अपना बैग लेने के लिए हॉस्पिटल के बाहर पहुंच गई थी। मिदी बैग ले जाते हुए एक टक्कर से गिर जाता है और बैग सीधा पानी में जाकर गिरता है। बस अब उसकी शामत आने वाली थी। लेकिन जब मैं कॉल करती है तो मिदी झट से झूठ बोल देता है। कहता है कि एक इमरजेंसी में सर्जरी आई है तो मैं बिजी हूँ और मैं भी जल्दी में थी तो एक बार तो वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ वान वान एक और चाल चलता है। वो उस आदमी को मीडिया के सामने एक बहाने से लेकर आ जाता है जिसकी गे वाली वीडियो विन के साथ वायरल हो गई थी और वो आदमी मीडिया को इंटरव्यू देने का ऐलान करता है। बाद में वान वान उसे शाबाशी देता है अच्छी एक्टिंग करने पर और फिर उसको एक पेपर देता है कि इसमें वो सारे क्वेश्चंस आंसर्स हैं जो मीडिया वाले तुमसे करेंगे और तुमने क्या जवाब देना है। उसके बाद फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि काफी अर्सा पहले वान वान विन का मैनेजर हुआ करता था और उसी की हेल्प से वो सुपरस्टार बना था। लेकिन अब विन का मजीद काम करने के लिए कोई मन नहीं कर रहा था। वो एक ब्रेक लेना चाहता था और इसी बात पर वान वान की उससे लड़ाई हो गई थी और शायद उसी से बदला लेने के लिए उसने विन की ये कंट्रोवर्सीज फैला दी थी। उधर घर पर विन वान योंग को इलेक्ट्रिसिटी के बिल देता है और साथ में आधे पैसे भी। कहता है कि बाकी के आधे पैसे तुम भरोगी। वान योंग काफी हैरान होती है। कहती है कि मेरे पास तो अभी इतने पैसे ही नहीं। तो विन कहता है ओके फिर निकल जाओ घर से, कहीं और रहो। इतने में विन को एक कॉल आती है और उसकी मॉम उसे घर पर मिलने के लिए बुला रही थी। वान योंग ये सुनती है तो फौरन से उसकी गाड़ी में पहले ही जाकर बैठ जाती है। वो फ्री की लिफ्ट लेना चाहती थी। विन मानता ही नहीं है तो वान योंग कहती है क्यों परेशान बैठे हो और उसकी सीट बेल्ट उठाती है और उसे लगाने लग जाती है। विन जब उसे एक एड के सेट पर छोड़ता है तो वहाँ पर उसकी गाड़ी मैं देख लेती है और बाद में वान योंग से सवाल करने लगती है कि ये तुम किसकी गाड़ी में आई थी, ये विन की थी ना। लेकिन वान योंग झूठ बोल के बात को टाल देती है। वान योंग को आज पैसों की बहुत ज़रूरत, उसने इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो भरना था। लेकिन यहाँ पर मैं उसकी बातें सुन लेती है और जानबूझकर एक्टिंग करती है कि जैसे कि वो बीमार हो गई हो और उसी की वजह से शूटिंग भी कैंसिल हो जाती है और वान योंग को पैसे भी नहीं मिलते। मैं बेहोश होने का नाटक कर रही थी तो उसे हॉस्पिटल पहुँचा दिया जाता है। वहाँ पर डॉक्टर मीती उसे देखता है। वो उससे अपना बैग मांगने लगती है तो वो झूठ बोल देता है। कहता है कि इस वक्त मैं बहुत बिजी हूँ, बिल्कुल 1 मिनट का भी टाइम नहीं, सर्जरी करने जाना है। लेकिन वो उसे पकड़ लेती है कि तुम कितने बिजी हो, क्योंकि वो बिल्कुल फारिग था और अपने कमरे में खड़ा होकर उसका बैग ड्राई कर रहा था। मैं अपना बैग देखकर काफी हैरान होती है क्योंकि वो काफी वेट था और मोबाइल फोन वो तो बिल्कुल ही खराब हो गया था। तो मीदी झूठ बोल देता है। कहता है वो मेरे घर पे रह गया था, मैं कल लेके आऊंगा। और उसके बाद मिदी आज वान योंग से मिलता है। वो बेचारी काफी सैड बैठी हुई थी। उसका सुपरस्टार बनने का सपना आसानी से पूरा होने वाला नहीं था। मिदी उसका स्वीट सा फ्रेंड उसे बहुत तसल्ली देता है और एक दफा उसका मूड अच्छा करने में कामयाब हो जाता है। उधर विन अपने घर पर गया होता है और अपनी मॉम से बातें कर रहा होता है। उसकी मॉम वो दिन याद करती हैं कि जब मैगी और उसकी शादी तक होने वाली थी, लेकिन एंड टाइम पर विन ने इनकार कर दिया था। एक्चुअली एक दफ़ा विन मैग को मिलने के लिए एक जगह पर गया था, लेकिन वो देखता है कि आगे से वो किसी और लड़के के साथ डेट पर फिर रही होती है। तभी विन ने मैं से शादी से इनकार कर दिया था। जबकि वान योंग उसके पास तो अब पैसे पूरे हुए नहीं थे, वो बिजली का बिल नहीं भर सकी थी और इसी की वजह से आज उसकी घर की लाइट काट दी जाती है। उसी टाइम पर विन अपने वॉशरूम में नहा रहा होता है और लाइट जाने से वो काफ़ी डर जाता है।
वानियोंग जब घर पहुंचती है तो विन उसे आगे से डरा देता है और उसके बाद बहुत डांटता है। वानियोंग को थोड़ा गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुम्हारे लिए ये पैसे कम होंगे, तुम बहुत रिच हो, लेकिन मैं पैसों का इंतजाम नहीं कर सकी थी। और फिर उसके बाद वो बात को बदलती है और टॉर्च से उसके 6 पैक्स चेक करने लगती है। कहती है बड़ी बॉडी बनाई हुई है तुमने। एकदम से टॉर्च बंद हो जाती है तो विन उसे हक कर लेता है और उसके बाद वो वानियोंग को एक पनिशमेंट भी देता है। जब वो नहा रहा होता है तो बाहर वानियोंग को खड़ा करता है क्योंकि उसे अंदर अकेले डर लग रहा था। और उसके बाद रात को भी वानियोंग को मजबूर करता है कि तुम मेरे ही कमरे में सोगी, सोफे पे सो जाओ। लेकिन वानियोंग को सोफे पे नींद नहीं आती थी। वो तो बड़े मज़े से आकर बेड पे साथ ही लेट जाती है। लेकिन सोते हुए विन बार बार वानियोंग की तरफ आ जाता था। इस बात से उसे काफ़ी इरिटेशन होती है और फिर वो चुपचाप जाकर सोफे पे सो जाती है। सुबह जब उठकर वो उसे सोफे पे सोता हुआ देखता है तो उसे बहुत क्यूट लगती है। वो उठकर कहती है कि सारी रात मुझे तुम्हारी वजह से नींद नहीं आई। और उसके बाद वानियोंग उसका मजाक उड़ाने लगती है कि कल रात तुम अंधेरे की वजह से कितना डर रहे थे। लेकिन विन उसे वहां से जाने को कहता है कि मैंने नहाना है, दफा हो जाओ अपने कमरे में। वानियोंग मान नहीं रही थी तो उसे भगाने के लिए वो उसके सामने ही आहिस्ता आहिस्ता अपने कपड़े उतारना स्टार्ट कर देता है। पहले तो वानियोंग खड़ी रहती है लेकिन बाद में फिर भाग ही जाती है। और उसके बाद दिन के टाइम पर विन को न्यूज़ मिलती है कि वही बैड वाला गाय जिसने उसे कंट्रोवर्सी में फंसाया था वो अब मीडिया के सामने आना चाहता है। विन अपने फ्रेंड को फ़ोन करता है और उसी कंट्रोवर्सी के बारे में बात करता है। वो कहता है कि जब वो बैड गाय इंटरव्यू देने के लिए जाएगा तो मैं उसकी शक्ल देखना चाहता हूँ, मैं ये सब कुछ लाइव देखने जाऊँगा। इतने में उसे पियानो बजाने की आवाज़ आती है और वो जाकर देखता है तो वानियोंग पियानो बजा रही थी। वो बताती है कि ये मुझे बचपन से बजाना आता है, मेरे मॉम डैड ने मुझे सिखाया था। और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल के पैसे विन उसे पूरे करके देता है। कहता है कि अभी तुम्हारे हिस्से के मैं देता हूँ, जब तुम्हारे पास आए तुम मुझे वापस कर देना। लेकिन वानियोंग देखती है कि वहाँ पैसे तो उसने ज़्यादा दिए हैं। वो तो खुश होने लगती है कि मुझे टिप दी है। लेकिन विन कहता है ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं। एक लंबी सी लिस्ट दे देता है। कहता है तुमने मेरे लिए शॉपिंग भी करके आनी है। तो वानियोंग सोचती है कि पैसे तो बहुत हैं, अमीर है पर कंजूस कितना है। उसके बाद विन अपनी गाड़ी पर मैं के घर के बाहर जाता है। उसे उसके बीमार होने का पता चला था लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। उसी टाइम पर अंदर मैं देख रही होती है कि उसकी सारी मेकअप प्रोडक्ट्स में पानी भरा हुआ है। वो फौरन से मीदी को कॉल करके डांटने लगती है। इतने में वो विंडो में देखती है तो नीचे उसे विन की कार नजर आती है लेकिन वो फौरन से निकल जाता है। और उसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि एक दफ़ा विन ड्रंक होकर आया था तो वॉन ने उस लड़के को यूज़ करके उसका एक गलत क्लिप बना लिया था और उससे बदला लेने के लिए वही क्लिप लीक कर दिया गया था। जबकि वानियोंग वो अपने गे वाले फ्रेंड लुक पिट से हक करके देखती है। सोचती है कि ये फीलिंग्स तो नहीं आती जब मैं उसके करीब जाती हूँ, विन भी तो गे ही है। और इस सब के बाद विन अपने उसी फ्रेंड की शॉप पर जाता है और उससे मैं से रिलेटेड डिस्कशन करता है। उसका फ्रेंड उसे समझाता है कि तुम्हें याद है उसने लास्ट टाइम तुम्हें धोखा दिया था, अब तुम उसके बारे में क्यों सोचते हो। लेकिन विन का कहना था कि उसका फ़ोन नहीं लग रहा, तुम प्लीज़ मुझे किसी तरह पता करा दो कि क्या वो ठीक है, मैंने न्यूज़पेपर में उसके बारे में पढ़ा था। उधर वानियोंग शॉपिंग मॉल में गई हुई होती है और विन की दी हुई लिस्ट के अकॉर्डिंग बहुत सी लड़कों की शॉपिंग करती है। लुक पिट देख कर हैरान होता है तो वो झूठ बोल देती है। कहती है मुझे खुद शौक है ऐसे कपड़े पहनने का। विन जब घर आता है तो लाइट वापस आ गई थी लेकिन उसे घर थोड़ा सूना सूना सा लग रहा था क्योंकि वानियोंग जो नहीं थी वो ना चाहते हुए भी उसका वेट करने लग जाता है। लेकिन जैसे ही वो आती है वो ऐसे नाटक करता है जैसे उसे कोई परवाह ही नहीं थी। इवन वो वानियोंग के लिए डिनर भी लेकर आया था। वानियोंग ये देखकर खुश होती है तो वो कहता है ज़्यादा खुश ना हो, ये बाय वन गेट वन फ्री था। वानियोंग को सारे बर्तन धोने होते हैं तो वो बर्तन बचाने के लिए उसी की प्लेट में खाना खाने लगती है। ये देखकर विन को बुरा नहीं लगता, वो स्माइल करता है। उधर वानियोंग एक एक्स्ट्रा की शूटिंग पर गई हुई थी लेकिन वो वहाँ बहुत ओवर एक्टिंग करती है जिस पर उसे काफ़ी डांट भी पड़ती है और उसे पीछे धकेल दिया जाता है। वहाँ करीब ही एक और सेट पर वान उसी बैड गाय को लेकर इंटरव्यू देने के लिए आया हुआ था। वानियोंग उसे देखती है तो दौड़ती हुई उसी शो में पहुँच जाती है। विन भी ग्लासेस लगा के वहाँ पे आया हुआ था। वो वानियोंग के बराबर में ही खड़ा होता है। वो बैड गाय उस इंटरव्यू में विन के बारे में बहुत गलत बातें बोलता है। इवन के रोता भी है। कहता है विन मुझसे नाराज हो गया है, मैंने वो क्लिप लीक नहीं किया था, मैं तो आज भी उससे प्यार करता हूँ। वानियोंग देखती है कि ये क्या, मेरे साथ में तो विन ही खड़ा हुआ है। वो उसे देखती है तो कहती है तो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है ना।
इतने में वानियोंग वान वान को देखकर इशारे करने लगती है। उससे मिलना जो चाहती थी शोर मचा देती है और उसे रोकते रोकते वानियोंग और विन की आपस में लड़ाई हो जाती है। वान वान भी उनको नोटिस करने लगता है और जैसे ही ये बात विन फील करता है वो अपना फेस छुपाने के लिए और उसे चुप कराने के लिए किस कर देता है। वान वान उनको देख चुका था और उसके बाद विन ग्लासेस लगाता है और वहां से चला जाता है। अब पार्किंग में जाकर वानियोंग ने शोर मचाना शुरू कर दिया था कि तुमने मेरे साथ क्या कर दिया है, मेरी पहली किस चोरी कर ली है। लेकिन विन उसे जल्दी से कार में बैठने को कहता है और उसके बाद घर जाकर भी वानियोंग इन्हीं ख्यालों में खोई रहती है। उसे बार बार अपनी और विन की हुई किस याद आ रही थी और विन की कंडीशन भी उससे थोड़ी सी भी डिफरेंट नहीं थी। उसे भी बार बार यही ख्याल आए जा रहे थे। अगले दिन नाश्ते के टाइम पर वानियोंग इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी। मिल्क की वजह से उसकी मूंछें बन गई थी। विन उसके लिप्स की तरफ पॉइंट करता है तो वानियोंग को दोबारा से वही किस याद आने लगती है और जब वो विन को चाय पीता देखती है तो उसके लिप्स उसकी नजरें ही नहीं हट पाती, इवन कि उसका मुंह भी जल जाता है। वानियोंग यहाँ उसकी हेल्प करने के लिए आती है और दोबारा से उन्हीं यादों में खो जाती है। इवन के पूरा टिश्यू पेपर का डब्बा ही खाली कर देती है, पता ही नहीं चलता। अब वो खुद का माइंड डाइवर्ट करने के लिए बाहर जाकर एक मैगजीन पढ़ने लगती है, लेकिन वहाँ पर भी किसिंग की फोटोज थी। अब वो दोनों माइंड चेंज करने के लिए टीवी देखने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर भी किसिंग सीन देख कर वानियोंग चिल्लाने लगती है, जिसकी वजह से दोबारा से विन का मुंह जल जाता है। विन उसे डांटता है तो वानियोंग लड़ने लगती है, कहती है ये सारी गड़बड़ तुम्हारी किस से शुरू हुई है, तुमने ऐसा क्यों किया। तो विन कहता है ऐसी वैसी कोई बात नहीं, मैंने अपना फेस छुपाने के लिए ये किया था। अच्छा अब मैं तुमसे सॉरी करता हूँ। लेकिन वानियोंग कहती है सॉरी किस काम की, तुमने मेरी पहली किस चुरा ली, मैं कितनी बदकिस्मत हूँ, मेरी पहली किस वो भी एक गे के साथ। तो विन उससे कहता है चलो ठीक है बदला ले लो, तुम भी मुझे किस कर लो। और वानियोंग उसे पागल कहती हुई वहाँ से चली जाती है और उसके बाद बार बार आते जाते विन वानियोंग को किसिंग का इशारा करके छेड़ता रहता है। विन तो अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं चला जाता है, जबकि वानियोंग अब बाउंड्री का ख्याल किए बगैर पूरे घर में बैठकर मस्ती करती है। इतने में अचानक से बेल होती है। वो बाहर जाकर देखती है तो उसका फ्रेंड लुक पिट वो खड़ा रो रहा था, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड वो उसे चीट करके भाग गया था। वो उसे काम डाउन करने के लिए उसकी स्टोरी सुनने के लिए उसे अंदर लाकर बिठा देती है। लुक पिट रो रो के उसे सारी कहानी सुना रहा होता है, लेकिन इतने में ऊपर से विन भी आ जाता है और लुक पिट वो तो उसे देखकर हैरान रह जाता है, जबकि वानियोंग उसे समझ नहीं आ रही थी कि हंसे कि रोए, क्योंकि विन उसकी बुरी हालत करने वाला था। वो बाद में अकेले में जाकर उसे डांटता है, कहता है मैं सारी दुनिया से छुपता फिर रहा हूँ और तुम यहाँ फ्रेंड्स को बुला रही हो, तुम क्या घर के एग्रीमेंट के रूल्स भूल चुकी हो। और उसकी ये सारी डांट टपट बाहर खड़ा होकर लुक पिट भी सुन रहा होता है। वानियोंग उसे सारा कुछ एक्सप्लेन करती है और उसके बाद वो लुक पिट भी उससे वादा करता है कि मैंने अपनी जुबान पर सील लगा ली है, किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। और फिर वहाँ से जाते जाते वानियोंग लुक पिट को बता रही होती है कि ये भी तो गे है और मुझे पता है इसका पहले ही एक बॉयफ्रेंड है। विन को ये सब सुनकर काफ़ी गुस्सा आता है। लुक पिट चला जाता है और उसके थोड़ी देर बाद ही वहाँ विन का फ्रेंड आ जाता है। वो जैसे ही आकर विन को मिलता है तो वानियोंग को देखकर लगता है कि कितने लवी दवी हैं दोनों। और बाद में किचन में भी जब वो दोनों आपस में हंस रहे होते हैं तो वानियोंग को बिल्कुल आइडियल स्वीट हार्ट्स लग रहे थे। अब वो दोनों फ्रेंड्स अकेले में जाकर कुछ बात करना चाहते थे, लेकिन वानियोंग उनको मौका ही नहीं देती। उनकी बातें सुनने के लिए बहाने बहाने से आती रहती है। वो उठकर बेडरूम में जाते हैं तो वहाँ पर भी पहुँच जाती है, उनके दरमियान में बैठ जाती है। अब विन गुस्सा करता है और कहता है कि चलो हम तुम्हारी कॉफ़ी शॉप पर चल के बात करते हैं। वानियोंग फिर से साथ में चिपक जाती है, कहती है मेरा भी कॉफ़ी पीने का मन हो रहा है। विन कहता है यहीं बैठो मैं लेकर आऊँगा, लेकिन वानियोंग इतनी मुश्किल सी कॉफ़ी के इंग्रेडिएंट्स बताती है ताकि ये मुझे साथ ही ले जाए, लेकिन ऑफ कोर्स वो तो मानता नहीं। और उनके जाने के बाद फिर वानियोंग अपने कमरे में बैठकर खुद को तसल्ली देती है, कहती है कि वो गे है, मुझे क्यों उल्टी सीधी फीलिंग्स आ रही हैं। जबकि दूसरी तरफ मीदी आज कॉफ़ी शॉप में बैठा हुआ होता है। मैंने आकर उससे अपना फ़ोन लेना था। मैं आती है और कहती है मुझे पता है तुम ये फ़ोन गीला होने के बाद रिपेयर करा कर मुझे दे रहे हो, तुम्हें पता है मेरा फ़ोन रिपेयरिंग शॉप पर दिया तो मेरी सारी फ़ोटोज़ लीक हो जाएंगी। लेकिन मीदी उसकी कोई भी बात नहीं सुनता, वहाँ से जाने लगता है। पीछे आते हुए मैं का पैर मुड़ जाता है। मीदी एकदम परेशान हो जाता है और उसे उठाकर गाड़ी में ले जाने लगता है। उसी टाइम पर वहाँ पे विन और उसका फ्रेंड भी पहुँच जाते हैं। विन ये सारा कुछ देखता है तो उसे वही सीन याद आ जाता है जब मैंने उसके साथ चीट किया था। विन जब मिदी और मे को इकट्ठे देखता है तो वो काफ़ी सैड हो जाता है
और उसे ख्याल आता है कि जैसे मैं मेरे साथ कभी भी सिंसियर नहीं हो सकती। और उसके बाद वो दोनों फ्रेंड्स वो डिस्कशन करते हैं जो वो घर पे नहीं कर पाए थे। उसका फ्रेंड टॉम उससे पूछता है कि तुम आगे अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो, एक्टिंग तो तुम्हारा पैशन था ना, क्या तुम कंटिन्यू नहीं करना चाहोगे। विन कहता है कि ये सब मुझे पसंद है और इसीलिए तो मैं वापस आया हूँ, लेकिन अभी हालात सही नहीं है। और टॉम कहता है कि मेरी नज़र में तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जिसके इन्वेस्टर्स तुम में इंटरेस्टेड भी हैं। और वो उसे स्क्रिप्ट भी ला कर देता है, कहता है कि इसे पढ़ लो, फिर सोच के मुझे जवाब देना। विन का कहना था कि अभी मैंने अपना माइंड बिल्कुल भी इस तरफ नहीं लगाया, लेकिन फिर भी उसका फ्रेंड उसे ज़बरदस्ती स्क्रिप्ट साथ में भेज ही देता है कि शायद तुम्हारा माइंड चेंज हो जाए। और अब मिदी वो मैं को उसके घर पर ड्रॉप करने गया था और उसके वुंड की खुद से ड्रेसिंग भी करता है। मैं उसे तंग करती है, छेड़ती है, कहती है कि मेरा पर्स जो तुमने पानी में डुबोया था वो काफ़ी महंगा था और अब उसका बदला देने के लिए तुम 1 साल मेरे प्राइवेट डॉक्टर बनोगे। मिदी मानता नहीं है तो वो आगे से कहती है कि सिर्फ यही बात नहीं कि वो महंगा था, बल्कि मेरे लिए स्पेशल था क्योंकि मेरे डैड ने मुझे गिफ्ट किया था। अब वो मिदी को इमोशनल करने में कामयाब हो गई थी, लेकिन मिदी कहता है ओके, सिर्फ 3 महीने के लिए। और उसके बाद विन मैं के घर के बाहर खड़ा होता है और वो वहाँ पर मिदी को देख लेता है। वो घर आता है तो उसका मूड काफी खराब होता है। वानियोंग कहती है क्या हुआ, तुम्हारे बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो गई। विन गुस्से में कहता है कि हम एक दूसरे के कुछ भी नहीं लगते, जाओ अपना काम करो। अब वानियोंग का इसी बात पर मूड खराब हो गया था। विन नोट करता है कि अगले दिन वो उसे नजर भी नहीं आ रही थी। उधर मैं को एक बात पता चलती है कि अपने साथ जिस मूवी में वो विन को कास्ट कराना चाहती थी उसमें वान वान का मॉडल वो पसंद किया जा रहा था। तो वो पता करती है और डायरेक्टर से फ़ोन करके काफ़ी लड़ती है। वो डायरेक्टर को साफ साफ कह देती है कि अगर इस मूवी में आपने विन को ना रखा तो मैं भी एक्ट नहीं करूँगी। उधर वानियोंग अपने फ्रेंड लुकपिट से लड़ रही होती है। यहाँ पर एक आदमी उसके पीछे पीछे आता है और कहता है कि मुझे तुम बिल्कुल अपने कमर्शियल के लिए एक मॉडल जैसी लग रही हो। उसे अपना कार्ड देता है और कहता है मुझसे कांटेक्ट करना, मैं तुम्हें कास्ट करना चाहता हूँ। और मैं इसी बात की डिस्कशन करने के लिए विन को फ़ोन करके एक जगह पर मिलने को कहती है। वानियोंग जब घर वापस आती है तो अभी तक वो विन से नाराज़ थी। वो उसकी सामान उठाने में हेल्प कराना चाहता था, लेकिन वानियोंग उसे मना कर देती है, कहती है हम एक दूसरे के लगते ही क्या हैं। और उसके बाद विन उसे मनाने की काफ़ी कोशिश करता है। इन दी एंड सॉरी करता है तो वो मान ही जाती है। और उसके बाद विन उसे कहता है कि मुझे एक जगह पर तुम्हारी हेल्प की बहुत ज़रूरत है। अब रात को विन मैं के कहीं हुई जगह पर उससे मिलने के लिए जाता है। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से ऊपर से वानियोंग बहुत तैयार होकर ऐसे आती है कि जैसे वो विन की गर्लफ्रेंड हो। विन उठता है, उसका हाथ पकड़ता है और मैं को गुड बाय कहता हुआ वहाँ से चला जाता है। एक्चुअली वो मैं को बदले में जेलस कराना चाहता था और वानियोंग ने इस काम के बदले में उसे डिनर कराने को कहा था। वो कहती है कि तुम मेरी पसंद की जगह पर जाओगे और फिर उसे एक ढाबे पर ले जाती है। उसने रात को भी ग्लासेस लगाए हुए थे ताकि कोई उसे आसानी से पहचान ना सके, लेकिन वहाँ की स्पाइसी फूड वो विन से बिल्कुल भी स्टैंड नहीं होती थी। यहाँ पर वो दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। वानियोंग तो मज़े से खाती है, लेकिन बेचारा विन वो कुछ नहीं खा सकता, तो वो घर आकर नूडल्स बनाता है। और उसके बाद वानियोंग विन के पास वही स्क्रिप्ट देखती है तो एक्साइटेड हो जाती है, कहती है मुझे एक्टिंग करना सीखनी है। लेकिन जब वो खुद एक्टिंग करती है तो बहुत ओवर एक्टिंग करती है, तो विन उसे एक्टिंग सिखाने लगता है। वो दोनों बाहर बैठकर अपनी अपनी लाइंस बोलते हैं और वो एक रोमांटिक सीन था। और यहाँ पर एक्टिंग करते करते विन और वानियोंग काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। वानियोंग को ये सब बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद विन अंदर चला जाता है। फिर अगले दिन वानियोंग उसी कार्ड दिए हुए इंसान के पास कास्टिंग के लिए जा रही होती है। वो उसके घर का पता होता है। वो लुकपिट को लोकेशन भी सेंड करती है। लुकपिट उस टाइम पर उसी के घर के बाहर आया हुआ था, तो अंदर जाकर विन के पास बैठ जाता है। लेकिन ऑफ कोर्स वो इंसान तो अच्छा था नहीं और उसकी बातों से वानियोंग को नेगेटिव वाइब्स आने लगती हैं। वो फौरन से लुकपिट को मैसेज करती है और उसके बाद उसे कॉल मिला देती है। वो कॉल स्पीकर पर होती है, तो यहाँ पर विन और लुकपिट दोनों को पता चल जाता है कि वो इंसान वानियोंग से ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। विन फ़ोन पकड़ता है और उसी लोकेशन की तरफ जाने लगता है। वो आदमी वानियोंग को काफ़ी मार पीट करता है और उसके बाद विन उस लोकेशन पर पहुंच जाता है और एंड टाइम पर आकर वानियोंग को बचा लेता है। उस आदमी को बहुत मारता है। वानियोंग इस मौका पर बहुत डर चुकी थी। उसके बाद पुलिस आती है और उसको ले जाती है। विन वानियोंग को डांटता है, कहता है तुम इतनी आसानी से किसी पर कैसे ट्रस्ट कर सकती हो। लेकिन वानियोंग पहले ही बहुत दुखी होती है, तो विन उसे चुप कराता है। उसे प्यार से कहता है कि आइंदा कभी कास्टिंग के लिए जाओ तो अकेले कभी ना जाना, किसी को साथ ले जाना।
उसके बाद वो घर आ जाती है और लुकपिट उसे बताता है कि किस तरह से विन ने जब तुम्हारे रोने की आवाज़ें सुनी तो वो दौड़ता हुआ गया और तुम्हें बचा लाया। अगर विन ना होता और मैं जाता तो टाइम पर ना पहुंच पाता। उसके बाद लुकपिट वहाँ से चला जाता है और विन वानियोंग के पास जाता है। वानियोंग काफ़ी डरी हुई थी। उसे कहती है कि जब तक मैं सो नहीं जाती मेरे पास ही बैठना, और वो बैठा भी रहता है। उसके बाद वो सुबह ही सुबह वानियोंग के लिए स्पेशल सा ब्रेकफास्ट तैयार कर रहा था। वानियोंग के बैग में उसका फ़ोन बजता है। ये मीदी की कॉल थी। विन उसे कहता है कि वानियोंग अभी तक सो रही है। मिदी ये सुनकर परेशान हो जाता है कि किसने उसका फ़ोन उठाया है और उसे क्या हुआ है। वो फौरन से उसके घर की तरफ जाता है और विन को देखकर उसे लगता है कि ये उसका वही पागल वाला रिलेटिव है। वो फौरन से अंदर जाता है और देखता है कि वानियोंग बीमार पड़ी हुई है और विन के सामने मिदी बार बार वानियोंग को अपनी गर्लफ्रेंड ही कहता रहता है। वानियोंग की काफ़ी तबीयत खराब थी तो मिदी उसे उठाता है और उठाकर अपने साथ हॉस्पिटल ले जाने लगता है। विन रोकने की काफ़ी कोशिश करता है लेकिन मिदी उसे ले जाता है। अब विन ने इतने प्यार से जो ब्रेकफास्ट बनाया था वो सारा वो फेंक देता है। उस टाइम पर हॉस्पिटल में मैं भी अपनी ड्रेसिंग कराने के लिए आई हुई थी और मिदी वानियोंग से पूछता है कि तुम बीमार क्यों हुई और तुम्हारी बॉडी पर ब्रूजेस क्यों है। क्या वो इंसान जो तुम्हारे घर पर है उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है? लेकिन वानियोंग टाल देती है, कहती है मैं तुम्हें फिर डिटेल से बताऊंगी। अब विन भी उसके पीछे पीछे हॉस्पिटल में आता है लेकिन वो वानियोंग के पास पहुंचता उससे पहले ही उसे रास्ते में मैं मिल जाती है। उधर लुकपिट वानियोंग को देखने के लिए आता है और उसे बातों बातों में कहता है कि मुझे तो डाउट हो रहा है, जहाँ तक मैं पहचान सका हूँ विन बिल्कुल भी गे नहीं है। जैसे वो कल तुम्हें बचाने गया था लगता था कोई प्रिंस है और प्रिंसेस को बचाने जा रहा है। उधर विन और मैं इकट्ठे खड़े होते हैं तो यहाँ पर कुछ रिपोर्टर्स और लोग उनको देख लेते हैं। मैं ये बात नोटिस कर लेती है और जानकर विन के क्लोज आने लगती है। यहीं पर लोग उनकी फोटोज बना लेते हैं और विन खुद को उससे दूर करके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मैं ज़बरदस्ती उसकी कार में बैठकर उससे एक इम्पॉर्टेंट बात करने के बहाने उसके साथ टाइम बिताने लगती है। विन उससे कहता है कि ये सब करने का अब कोई फ़ायदा नहीं, मैंने तुम्हें किसी और के साथ देखा है और एक दफ़ा नहीं दो दफ़ा। लेकिन मैं कहती है ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, मैं जिसे लाइक करती हूँ वो सिर्फ तुम हो। उसके बाद विन मैक को उसके घर पर ड्रॉप करता है और वही याद करता है कि जिस तरह से उसने वानियोंग को उस आदमी से बचाया था और फिर उसे याद करता हुआ फ्लावर्स लेकर उसके कमरे में जाता है। लेकिन हॉस्पिटल में उसके पास ही बैठा हुआ मिदी सो रहा होता, जिसे देखकर वो काफ़ी सैड हो जाता है और वापस बाहर आता है और सीधा जाता है अपने फ्रेंड टॉम के पास। वो देखता है कि उसकी कॉफ़ी शॉप में वान वान उससे मिलने आया हुआ है और फिर वो उससे बहस स्टार्ट कर देता है। कहता है कि आखिर तुम कब मुझसे रिवेंज लेना बंद करोगे, मुझे सिर्फ अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहिए। लेकिन वान वान मासूम बनने का नाटक करता है और वहाँ से निकल जाता है। और उसके बाद टॉम बताता है कि वान वान ने मुझसे यही बात की थी कि वो चाहता है कि उस न्यू मूवी में मेरा मॉडल हीरो बने, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपने फ्रेंड विन को कहो कि वो जहाँ से आया था वहीं वापस चला जाए, बिल्कुल खामोशी से। और उसके बाद वो दोनों फ्रेंड्स नए मूवी के स्क्रिप्ट के बारे में बातें करते हैं। विन को वो स्क्रिप्ट काफ़ी पसंद आया था। वो कहता है कि मैं एक्टिंग करने के बारे में दोबारा से सोचने लगा हूँ। उसके बाद जब विन घर जाता है तो उसे वानियोंग की काफ़ी याद आती है। वो उसके कमरे में भी जाता है, जबकि वानियोंग उसका आज मूड बहुत ख़राब था। उसे उम्मीद थी कि विन उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल में आएगा, लेकिन वो आया ही नहीं था। वो अपनी पैकिंग करने लगती है, वो घर वापस जाना चाहती थी। मिदी उसे रोकने की कोशिश करता है कि अभी तुम्हें और रेस्ट की ज़रूरत है और वैसे भी घर पे एक और आदमी भी रहता है, लेकिन वानियोंग उसकी बात नहीं सुनती। घर पर विन पहले से ही वानियोंग के इंतज़ार में बैठा था। वो फौरन से उसकी आवाज़ सुनकर खुश हो जाता, लेकिन एक्टिंग करता है जैसे उसे कोई परवाह ही ना हो। वानियोंग को ये बात बहुत बुरी लगती है। वो मूड ख़राब करके ऊपर अपने कमरे में चली जाती है और लुकपिट से कहती है कि देखो, इसने मेरा हाल चाल भी नहीं पूछा, ये बहुत ही खड़ूस इंसान है। और लुकपिट आगे से कहता है कि मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे तुम्हारा इस पे क्रश हो और तुम जेलस हो रही हो। जब लुकपिट कमरे से बाहर निकलता है तो विन बाहर खड़ा कान लगा के उनकी बातें सुन रहा था और फिर ऐसे एक्टिंग करने लगता है कि जैसे अपनी कोई खोई हुई चीज़ नीचे से ढूंढ रहा है। उसके बाद विन देखता है कि वानियोंग अपनी मेडिसिन नीचे ही भूल गई है। वो ऊपर उसके कमरे में जाता है उसे मेडिसिन देने के लिए। एक्चुअली विन को ये प्रॉब्लम था कि मिदी कल बार बार खुद को इसका बॉयफ्रेंड क्यों कह रहा था। वो जेलस हो रहा था, लेकिन फिर भी वो वानियोंग की केयर करता है, उसे मेडिसिन देता है। वानियोंग कहती है, कभी तो तुम मुझसे बात भी नहीं करते और कभी मेरी इतनी केयर करने लगते हो, तुम्हें क्या है? पता है मुझे कितना बुरा लगा, तुम मुझे हॉस्पिटल में देखने भी नहीं आए थे। विन कहता है, था ना वहाँ पे मिदी तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, तुम्हारा बॉयफ्रेंड।
और फिर उसके जाने के बाद वानयोंग को खुद पर काफ़ी गुस्सा आता है कि ये क्या, मैं क्रेजी हो गई हूँ, ये बातें भी भला बोलने वाली थी। फिर उसके बाद अगले दिन वानयोंग खुद को समझाने की कोशिश करती है कि ये क्या, मुझे इसके लिए क्यों फीलिंग्स आ रही हैं, वो गे है, मुझे ये बात नहीं भूलनी चाहिए। विन भी उसे जब घर में नहीं देखता तो उसके कमरे में जाकर उसका हाल चाल चेक करता है, लेकिन वो सोने का नाटक करने लगती है। वो उसकी बॉडी पे वाइप करने लगता है। उसे पता चल गया था कि ये सोई नहीं है, तो वो जानबूझकर उसके क्लोज होता है और फिर स्वीट ड्रीम्स कहता हुआ वहाँ से निकल जाता है। वानयोंग उसके इतने ज़्यादा क्लोज होने की वजह से बहुत कंफ्यूज हो गई थी और खुद को समझाती है कि कुछ भी उल्टा सीधा मत सोचो, ही इज़ अ गे। उसके बाद नेक्स्ट डे वानयोंग कास्टिंग के लिए फिर कहीं चली जाती है। जब वो वहाँ पर एक्टिंग करने की कोशिश करती है तो उसे वही विन की कराई हुई रिहर्सल याद आने लगती है। इस बात का इतना बुरा इंप्रेशन पड़ता है कि वो लोग उसे वहाँ से भगा ही देते हैं। वो यही बात आकर लुकपिट को बताती है, कहती है कि मुझे उसके लिए पता नहीं क्यों फीलिंग्स आ रही हैं, लेकिन वो तो गे है। और लुकपिट उसे समझाता है कि ये सब भुलाने के लिए तुम अपने कैरियर पर और अपने ड्रीम पर फोकस करो। वानयोंग का अब विन का सामना करने को भी मन नहीं कर रहा था। वो उसके सोने के बाद चोरी चोरी बाहर निकलती है, किचन में जाती है खाना खाने के लिए, लेकिन विन भी इसी इंतज़ार में था। वो उसे पकड़ लेता है। वो कहता है, तुम मेरे सामने क्यों नहीं आ रही, मुझे अवॉइड कर रही हो, कभी सोने का नाटक करने लगती हो, और जहाँ तक नाटक की बात है तुम्हें पता है ना कि तुम कितनी बुरी एक्टिंग करती हो, मुझे सब पता चल जाता है। लेकिन वानयोंग बात को बदलती है और वहाँ से भाग जाती है। अब नेक्स्ट डे वानयोंग फिर से एक जगह पर कास्टिंग के लिए गई हुई होती है। वो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग करती है। वहाँ पर मौजूद बहुत से लोगों का नाम लिस्ट में फाइनल हो जाता है, लेकिन वानयोंग का नाम नहीं आता। इसी बात की वजह से वो बहुत सैड होती है और रात को रोती रहती है। अब वो बार बार वही एक्स्ट्रास के रोल कर करके थक गई थी। दूसरी तरफ हमें मैक को दिखाते हैं, उसे न्यूज़ मिलती है कि उसी बड़ी वाली मूवी में इन्वेस्टर्स ने विन को ऐसा हीरो लेने के लिए फाइनल कर दिया है। वो इसी न्यूज़ से रिलेटेड विन को मैसेज कर देती है। अब वानयोंग सैड होती है। वो अपनी यही बात विन से भी शेयर करती है। वो उसे तसल्ली देता है कि तुम मेहनत करोगी और मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तुम एक दिन ज़रूर सुपरस्टार बनोगी। और फिर शरारत भी करता है। उसे कहता है, मैं खाना बनाता हूँ, और लेकर के आता है बनानास। लेकिन एक दफ़ा उसका मूड बिल्कुल ठीक कर देता है। अब नेक्स्ट डे फाइनली विन पब्लिक के सामने आ जाता है और उस मूवी से रिलेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर अनाउंस करता है कि वही इस मूवी का हीरो है। वान वान जब ये देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है कि उसके मॉडल को सिर्फ सपोर्टिंग रोल मिला है। मीडिया उनसे बहुत से क्वेश्चंस करता है। विन कहता है कि वो सारी खबरें पुरानी हो गई हैं, मैं उन पर डिस्कशन नहीं करना चाहता। और मैं के बारे में कहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरी एक फ्रेंड है और कोवर्कर। वानयोंग ये सारा कुछ न्यूज़ में देखती है और बहुत खुश हो जाती है। वो घर पर सेलिब्रेशन का सारा अरेंजमेंट करने लगती है। और जब विन घर वापस आता है तो वो उसे सरप्राइज़ देती है और उसे गिफ्ट के तौर पर एक छोटा सा प्लांट देती है जो उसके लिए बहुत स्पेशल था। लेकिन विन कहता है, किसी और गिफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस मेरे लिए सिर्फ पियानो ही बजा दो। और वो दोनों काफ़ी इंजॉय करते हैं। उसके बाद जब वो लोग बाहर बैठे होते हैं तो विन वानयोंग से कहता है कि अब मैं तुम्हें एक्टिंग करना सिखाऊंगा। वानयोंग को पहले तो यकीन ही नहीं आ रहा था। वो ये न्यूज़ सुनकर बहुत खुश होती है और कहती है कि मेरा एक्टिंग कोच इतना हैंडसम है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि एक्चुअली विन ने इस मूवी में इस शर्त पर काम करने के लिए हाँ की थी कि इसी मूवी में वानयोंग को भी एक छोटा मोटा रोल दे दिया जाए। उसके बाद नेक्स्ट डे से विन वानयोंग का कोच बन जाता है। सबसे पहले तो उसे बहुत सारी एक्सरसाइज कराता है। कहता है कि एक्टिंग के लिए ये माइंड को फ्रेश रखती है, ये करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद नेक्स्ट लेसन ये होता है कि उसने सिर्फ अपनी आईज से एक्सप्रेशंस देने थे और विन ने ये सब कुछ समझने की कोशिश करनी थी। वानयोंग थोड़ी कंफ्यूज हो रही थी तो वो उसका हाथ पकड़ता है और उसकी आईज में देखता है तो वो ये पढ़ता है कि जैसे वो ये चाह रही हो कि तुम हमेशा मेरे साथ रहना और कभी मुझसे दूर ना जाना। वो ये देखकर एकदम से हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि तुम मेहनत करती रहो, तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता एक्टिंग आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में वो एक्टिंग सिखाने के लिए उसे अपने साथ एक रेस्टोरेंट पर ले जाता है और लोगों को पढ़ने की और पढ़ाने की कोशिश करता है। वो वेटर के बारे में कहता है कि ये वेटर पुराना होगा, ये नया होगा। वो बहुत अच्छे से लोगों को समझ सकता था। और फिर दो लोगों को देखकर कहता है कि हम भी इन्हीं की तरह से रोल प्ले करेंगे, इनका जो भी आपस में रिश्ता है वो हम बनने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर विन वानयोंग का हाथ पकड़ लेता है और इत्तेफाक से वान वान भी उसी टाइम पर उन दोनों को इकट्ठे देख लेता है और वो कोई प्लानिंग करने लग जाता है। उधर मैक को एक धमकी वाला मैसेज आता है। वो परेशान हो जाती है और विन को कॉल करके बताती है। विन को लग रहा था कि मुझे मूवी में रखवाने की वजह से ये इस मुसीबत में फंसी है। वानयोंग उस टाइम पर वॉशरूम में थी
वो फौरन से मैं की तरफ चला जाता है। वानियोंग को वॉशरूम के बाहर वॉन वॉन मिलता है। वो जानबूझकर उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है। कहता है मैं तुम्हें अपने साथ मॉडल रखना चाहता हूँ, और उसे अपनी एजेंसी का कार्ड देता है। उसका फ़ोन नंबर भी ले लेता है। विन फिर मैं के घर पर जाता है, और जब वो मैसेज देखता है तो वो भी परेशान हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो वापस जाना चाहता था, पर मैं कहती है कि आज मेरे घर पर कोई नहीं, मुझे डर लग रहा है, तुम यहीं पर ठहर जाओ। वानियोंग वान वान से मिलने की खबर विन को बताना चाहती थी, लेकिन विन का बहुत वेट करती है, वो घर पर आता ही नहीं। इतने में उसे वान वान की कॉल आती है, और वो उसे कहता है कि कल सुबह ही सुबह तुम मेरे ऑफिस में पहुंच जाना, हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। जबकि दूसरी तरफ वो बार बार विन को ड्रिंक कराए जा रही थी। विन को ड्रिंक करने की वजह से थोड़ी बेचैनी होने लग गई थी। यहाँ मैं उसके क्लोज आती है और कहती है कि मैं दोबारा से तुम्हारे साथ डेटिंग करना चाहती हूँ, और उसे इंटीमेट करने की कोशिश करने लगती है। जबकि वानियोंग वो विन का इंतज़ार करके सोफे पे ही सो गई थी, और अब सुबह भी हो चुकी थी। उधर विन मैं के साथ सोया होता है। जब सुबह उठता है तो काफ़ी परेशान होता है। मैं उससे कहती है कि क्या तुम्हें कुछ भी नहीं याद, और विन याद करने की कोशिश करता है। उसे याद आता है कि उसने मैं को किस की थी, लेकिन उसके बाद उसे रियलाइज़ हुआ था उसने सॉरी किया था और पीछे हट गया था। मैं आज उससे पूछती है कि अब तुम मुझ में इंटरेस्टेड क्यों नहीं हो, क्या इस वजह से कि मेरी शादी हो गई थी? लेकिन विन उसकी कोई भी बात का जवाब दिए बगैर वहाँ से चला जाता है। जबकि उधर वानियोंग वो विन के इंतज़ार में होती है। वो देखती है कि वो रात को घर भी नहीं लौटा था। अब उसने वान वान से मिलने के लिए आज जाना था। वो विन से ये बात शेयर करना चाहती थी, लेकिन उसे बताए बगैर ही वहाँ से चली जाती है। और फिर वो वान वान से मिलकर बहुत खुश होती है और एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करती है। वान वान जल्द ही उसे कास्ट करने का वादा करता है। उसके बाद वानियोंग जब घर वापस आती है तो उसे मिली की कॉल आती है। वो उसे खाने पर इनवाइट करना चाहता था, लेकिन वानियोंग आज के लिए मना कर देती है और कल का वादा करती है। वो लोग अपनी टिपिकल जगह पर लंच करने के लिए मिलेंगे। वानियोंग अब बेचैन होकर विन के वेट में बैठी होती है, लेकिन जब विन वापस आता है तो वो तो ड्रंक होता है, आते ही सो जाता है। वानियोंग उसे करीब जाकर उसे चेक करती है तो उसे पता चलता है कि ये कितना ड्रंक है। अब विन एकदम से उठता है और उसके ऊपर ही वॉमिट करना स्टार्ट कर देता है। पहले उसके कपड़े गंदे करता है, फिर उसके फीट भी गंदे कर देता है। और अब वानियोंग सारी साफ सफाई करने के बाद विन के लिए एक सूप बना रही थी ताकि वो जल्दी सोबर हो जाए। उसके बाद विन को जगाने के लिए वो स्पॉन्जिंग करती है और उसको वही पॉरिश देती है जो उसने पकाया था, लेकिन विन खुद खाने से पहले बड़े प्यार से वानियोंग को वो खिलाता है। वो दिल ही दिल में बड़ी खुश हो जाती है, लेकिन आगे से विन कहता है अच्छा हुआ मुझे कंफर्म हो गया कि तुमने इसमें कुछ मिलाया नहीं है। उसके थोड़ी देर बाद विन को मैं की कॉल आती है, लेकिन पीछे से वानियोंग आवाज़ दे रही थी, वो मैं सुन लेती है। वो एकदम से उसे क्वेश्चन करती है कि तुम्हारे पास लड़की कौन है, लेकिन वो झूठ बोल देता है कि ये टीवी की आवाज़ थी और खुद के बिजी होने का कहकर कॉल काट देता है। तो आगे से वानियोंग उसे कहती है कि तुमने झूठ क्यों बोला, तुम फारिग तो हो, क्या कर रहे हो सिवाय वॉमिट करने के। उसके बाद विन अपनी डाक चेक करने लगता है। उसी डाक के बीच में एक फ्री का वाउचर भी था। वो गिफ्ट वाउचर देखकर वानियोंग की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि वो 3 दिनों का एक महंगा सा वेकेशन ट्रिप का वाउचर था। वो उसे कहती है अगर इधर जाना तो मुझे भी साथ ले जाना, ये दूसरा वाउचर मेरे काम आ जाएगा। वहाँ बातों बातों में वानियोंग कहती है कि अब मैं गरीब नहीं रही कि टिकट के पैसे भी ना भर सकूं। मैं बहुत बड़े मैनेजर के साथ आज कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आई हूँ। विन तब हैरान रह जाता है जब वो वान वान का नाम उसे बताती है, और इस बात पर वो उससे लड़ना स्टार्ट कर देता है कि तुमने मुझसे पूछने की भी कोशिश नहीं की, क्या तुमने पढ़ा भी था कि उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है। लेकिन वानियोंग का कहना था कि वो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ गलत क्यों लिखेगा, वो इतना रिच है, इतना फेमस है। पर विन उससे नाराज होकर अंदर चला जाता है, और उसके बाद वानियोंग बार बार विन से बात करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन वो उसे लिफ्ट ही नहीं कराता। वो दोबारा से उठकर जाने लगता है और वानियोंग उसे रोकने की कोशिश करती है, और इसी लड़ाई में ही वो पॉट टूट जाता है जो वानियोंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। वो फौरन से रोना स्टार्ट कर देती है कि तुमने मेरे कैरेक्टर्स की जान ले ली, और उसे इतना परेशान देखकर विन एकदम से हैरान रह जाता है और कहता है ये तो एक छोटी सी चीज़ थी। तो वानियोंग कहती है कि हाँ तुम तो ठहरे एक सुपरस्टार, तुम्हें मेरे मसले तो छोटे छोटे ही लगेंगे ना। जबकि उधर वो टॉम की कॉफ़ी शॉप पर आती है और उससे बातों बातों में पूछने की कोशिश करती है कि विन आजकल किस लड़की के साथ होता है और वो कहाँ रहता है, लेकिन टॉम उसे कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। तो मैं वहाँ से चली तो जाती है, लेकिन कहती है कि मैं ये ज़रूर पता करा के रहूँगी। और उधर विन वो वानियोंग की स्पेशल पॉट को दोबारा से फिक्स करता है
और वही गिफ्ट वाउचर के साथ उसे कमरे के बाहर रख देता है। ये सब देख कर वानियोंग एकदम खुश हो जाती है। अब उसका पॉट भी फिक्स हो गया था और उसके साथ साथ विन उसे अपने साथ एक लग्जरियस वेकेशन पर भी लेके जा रहा था। अब वो दोनों एयरपोर्ट पर पहुंचे होते हैं। विन बहुत कोशिश करता है कि उसे कोई पहचान ना ले। इतने में वानियोंग को मीदी की कॉल आती है। उसने उसके साथ डिनर पर जाना था लेकिन वो तो भूल ही गई थी। वो उससे सॉरी कहती है और कहती है कि मैं वेकेशन पर जा रही हूँ, जब वापस आऊंगी तो ज़रूर मिलूंगी। उधर विन को उसके फैंस घेर लेते हैं। वो परेशान होता है। वानियोंग का हाथ पकड़कर दौड़ने लग जाता है और यही फोटो सोशल मीडिया पर भी फैल जाती है। यही फोटो जब मैं देखती है तो वो एकदम से परेशान हो जाती है। विन को कॉल करने की कोशिश करती है, कॉल नहीं उठाता तो उस लड़की का पता चलाने के लिए वो कैब में बैठकर जाने लगती है, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ वानियोंग और विन एक खूबसूरत से ट्रैवल डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके थे और जब वानियोंग अपना वो स्वीट देखती है जिसमें वो रहने वाले थे तो देखकर एकदम खुश हो जाती है। वो इतना बड़ा और इतना कोजी था, उसने ऐसा कुछ पहले नहीं देखा था। वहाँ पर एक स्विमिंग पूल भी था जिसके पास वानियोंग वॉक करती है और उसे गिरने से बचाने के लिए विन भी वहाँ आ जाता है। अब वानियोंग बीच पर जाना चाहती थी लेकिन विन नहीं जाना चाहता था। उसे लगता था कि उसे सन टैन हो जाएगा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद घूमते घुमाते वो वानियोंग के पीछे पीछे बीच पर पहुंचा हुआ होता है। वानियोंग उससे कहती है कि तुमने तो बीच पर नहीं आना था। तो विन आगे से कहता है कि तुम्हें स्विमिंग नहीं आती, कहीं डूबकर मर जाओगी, इसीलिए आया हूँ तुम्हें बचाने के लिए। उसके बाद वो दोनों पानी में खेलते हैं और बहुत सारा एंजॉय करते हैं। शाम को जब वो लोग वापस आते हैं, वानियोंग शावर लेना चाहती थी लेकिन वो देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि वहाँ पर शावर का डोर सी थ्रू था। विन कहता है कि ये हनीमून कपल्स के लिए है, पर वानियोंग बहुत अनकंफर्टेबल फील करती है और फिर विन को वहाँ से बाहर निकाल के लॉक कर देती है और कहती है कि अब मैं आराम से शावर लूंगी। और शाम के टाइम पर जब शावर लेने के बाद वानियोंग दरवाजा खोलती है तो विन उस पर काफी गुस्सा निकालता है और उसे डराने की कोशिश करता है और वो वाकई काफी डर जाती है, कंफ्यूज हो जाती है। तो उस टाइम पर वो हंस के कहता है, अरे पागल, मैं तो शावर लेने जा रहा हूँ। और वानियोंग अपना फोन देखते देखते वहाँ पर सामने आ जाती है और उसे देख के ही चीखें मारने लग जाती है। उससे लाइट्स भी ऑफ हो जाती हैं और जैसे ही लाइट्स ऑफ होती हैं विन डर जाता है। वो डर के बाहर निकल आता है और उसके बाद बस दोनों ही चिल्लाने लग जाते हैं। अब रात को विन वानियोंग से कहता है कि तुम मेरे साथ ही सोगी इसी बेड पे। वानियोंग बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। विन कहता है, तुम्हें पता है ना कि मुझे नई जगह पर डर लगता है। वानियोंग कहती है, तुमसे ज्यादा मैं डरी हुई हूँ जो भी मैंने देखा है। पर विन कहता है, तुम्हें पता है ना कि मैं कौन हूँ। वानियोंग कहती है, आई नो यू आर अ गे। कहते हैं, हाँ ना, मैं गे हूँ, चलो अब आराम से यहाँ आके सो जाओ। जबकि दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मैं हॉस्पिटल में होती है और मिदी उसका काफी ख्याल रखता है। मैं काफी अपसेट भी होती है और वो रात के टाइम पर डिप्रेशन में हॉस्पिटल से भागने की भी कोशिश करती है लेकिन मिदी उसे रोक लेता है। और उधर वानियोंग वो जब सोए हुए विन को देखती है तो अपने दिल की बहुत सी बातें कह देती है। वो एक्चुअली विन को लाइक करने लग गई थी और जैसे ही वो सो जाता है वो जाकर सोफे पर लेट जाती है। पर अगली सुबह जैसे ही उसकी आंख खुलती है सोफे पर उसके साथ ही विन लेटा हुआ होता है और उसके उठने से पहले ही वो सोने का नाटक करने लगती है। लेकिन विन को पता चल जाता है, कहता है तुम बहुत बुरी एक्टिंग करती हो। उसके बाद आज के दिन फिर वो लोग सैर के लिए जाते हैं, काफ़ी इंजॉय करते हैं, एक दूसरे की पिक्चर्स बनाते हैं और वो वहाँ पर एक फिश भी देखते हैं जिसकी शक्ल बिल्कुल वानियोंग जैसी ही थी। इन शॉर्ट वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स भी बन चुके थे और एक दूसरे की कंपनी में बहुत इंजॉय कर रहे थे। सारा दिन सैर करने के बाद जब वापस जाने का टाइम होता है तो वानियोंग बहुत थक जाती है तो विन उसे पिगी बैग कैरी करता है। वानियोंग उसका थैंक्स करती है कि तुम इतने स्पेशल ट्रिप पर मुझे अपने साथ लेके आए और तुम्हारे साथ की वजह से ये और भी स्पेशल हो गया। थोड़ी देर बाद वो विन से सॉरी भी करती है कि तुम्हारे से मैंने वान वाली बात शेयर नहीं की, मैंने कोशिश तो बहुत की थी लेकिन जल्दी में थी। वानियोंग उसे कहता है कि चलो जो हो गया सो हो गया, लेकिन आइंदा के लिए ख्याल रखना, वान से रिलेटेड कोई भी बात तुम मुझसे नहीं छुपाओगी, हर बात मुझसे शेयर करोगी। वो उससे पिंक की प्रॉमिस भी लेता है। उसके बाद जब वो लोग होटल में वापस पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके लिए एक सरप्राइज डिनर भी अरेंज किया हुआ है बीच पर। वानियोंग जब ये जाकर देखती है तो बहुत खुश होती है, कहती है कि ऐसा सिर्फ मैंने मूवीज और ड्रामास में देखा है, यकीन नहीं आ रहा। और उसकी हार्ट बीट एकदम ड्रम की तरह तेज हो जाती है। विन उसकी हार्ट बीट सुनने के लिए उसे क्लोज आता है और उसके बाद उसे किस करने ही वाला होता है, लेकिन वहाँ पर कुछ परफॉर्मर्स आ जाते हैं और विन उसे कहता है कि चलो मेरे साथ अब डांस करो, लेकिन वानियोंग को डांस नहीं आता था। वो दोनों इकट्ठे काफी खुश नजर आते हैं। वानियोंग तो विन को लाइक करती ही थी, लेकिन अब लग रहा था कि विन भी वानियोंग में बहुत इंटरेस्ट लेने लग गया है। इस ट्रिप से उनका बॉन्ड काफी स्ट्रांग हो गया है। डिनर के बाद वानियोंग और विन बीच पर वॉक करते हैं।
वानियोंग थोड़ी थोड़ी सी सैड नज़र आ रही थी क्योंकि कल से उन्होंने वापस चले जाना था। वो कहती है कि ये टाइम जो मैंने यहाँ पर बिताया है वो मैं कभी भी नहीं भुला पाऊंगी। ये मेरी लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स में से एक है। विन पूछने की तो बहुत कोशिश करता है कि इसमें ऐसा स्पेशल क्या था, लेकिन वानियोंग साफ जवाब नहीं देती बल्कि बात को तोड़ मोड़ देती है। उसके बाद जब वो लोग स्वीट में वापस जाते हैं तो विन वानियोंग को मजबूर करता है, कहता है कि फिर से तुम्हें यहीं पर ही सोना होगा, तुम्हें पता है ना मैं कितना डरता हूँ। वानियोंग थोड़ी देर बाद खिसक के सोफे पर जाने लगती है, लेकिन वो सोया ही नहीं था, वो उसे रोक लेता है। अब अगले दिन वो लोग वापस अपने घर पर आ चुके थे। वानियोंग विन को दिखाती है उसने उसके सोते हुए की एक बुरी सी फोटो संभाल कर रखी हुई थी। विन उससे लड़ने लग जाता है, कहता है कि मुझे दो, वो डिलीट करना चाहता था। और इसी लड़ाई के बीच में वो दोनों सोफे पर गिरे होते हैं कि ऊपर से विन का फ्रेंड टॉम भी पहुंच आता है। वो दोनों काफी एम्बैरेस होते हैं। टॉम हैरान था, विन को कहता है कि तुम अपना मोबाइल फोन बंद करके वेकेशन पर गए हुए थे, तुम्हें पता भी है पीछे क्या क्या कुछ हो चुका है। वो उसको वो वायरल हुई फोटोज और साथ में मैं के एक्सीडेंट के बारे में भी बताता है। मैं अब एक्सीडेंट के बाद रिकवर तो हो चुकी थी, लेकिन अभी भी उसे हॉस्पिटल में रेस्ट करने के लिए रहने का कहा जाता है। वो नहीं रहना चाहती थी, वो जा रही थी तो मीदी उसे रोकता है और उसे कहता है मैं तुम्हारा प्राइवेट डॉक्टर हूँ और तुम्हें मेरी हर बात माननी ही पड़ेगी। वो कहती है ठीक है, एक शर्त पर रुकूंगी, अगर तुम मेरे लिए अच्छा सा खाना ऑर्डर करोगे। मीदी मान जाता है। इतने में मीदी को वानियोंग की कॉल आती है और वो उससे सॉरी करती है कि मैं बिना बताए चली गई थी और अब वो कहती है कि मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर पर आऊंगी। मीदी अब मैं के साथ खाना खाने को भूलकर उसके लिए खाना ऑर्डर कराकर नस को भेज देता है। ये बात मैं को काफी बुरी लगती है और खुद मीदी अपने घर पर जाकर वानियोंग के लिए एक स्पेशल सा सैंडविच तैयार करने लग जाता है। मैं मीदी को बार बार कॉल्स करती रहती है, लेकिन वो उसकी कॉल्स नहीं उठाता और फिर मीदी और वानियोंग इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं। मीदी कहता है कि ये सैंडविच सिर्फ मैं स्पेशल लोगों के लिए बनाता हूँ और तुम उनमें से एक हो। फिर वो उससे विन के बारे में बात करता है कि वो लड़का अभी तक तुम्हारे घर पर रह रहा है। एक्चुअली बात क्या है? वानियोंग कहती है तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो एक गे है। तो मीदी न्यूज़पेपर ला कर दिखाता है, कहता है ये गे है तो ऐसी फ़ोटोज़ क्यों हैं? तो आगे से वानियोंग कोई भी जवाब देने की बजाय उल्टा मीदी को छेड़ने लग जाती है। कहती है कि मुझे लग रहा है तुम इस सुपरस्टार मैं को पसंद करते हो। फिर थोड़ी देर बाद सोफे पर बैठे बैठे वानियोंग को थोड़ी नींद आ जाती है तो मीदी भी वहाँ आता है। वो करीब आकर वानियोंग को किस करने लगता है कि वानियोंग की आंख खुल जाती है। तो मीदी उसे कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, मैं ऐसा क्या करूँगा कि तुम मुझ में कोई इंटरेस्ट शो करोगी। मैंने अपनी पूरी कोशिश करके देखी है लेकिन तुम्हारा दिल नहीं जीत सका। वानियोंग कहती है कि मैं ऐसी कोई भी बात नहीं करना चाहती और वहाँ से चली जाती है। उधर वान वान को दिखाते हैं, वो अपने मॉडल को हर तरह से जगह जगह कास्ट कराने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन आगे जाकर उसे हमेशा यही पता चलता है कि आगे से इन्वेस्टर्स विन में इंटरेस्टेड हैं और सारे बड़े बड़े एड्स जो पहले उस मॉडल को मिलना थे अब विन के पास चले जाते हैं। और इसमें हाथ होता है विन के फ्रेंड टॉम का भी। उसने भी अपने फ्रेंड के थ्रू विन को काफ़ी रिकमेंड कराया था। उसके बाद विन की डायरेक्टर से बात होती है, उसकी कल से पोस्टर शूटिंग स्टार्ट होनी थी। वो डायरेक्टर को कहता है कि मैंने एक लड़की को रिकमेंड कराना था, आपको याद है ना? डायरेक्टर कहता है बिल्कुल याद है और जल्द ही उसके हम ऑडिशन भी लेंगे। अब जैसे ही वानियोंग घर में आती है तो विन उसे कहता है कि तुम जहाँ पे भी गई थी एक बात याद रखो, अब तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करेंगे और मैं तुम्हें एक्टिंग सिखाऊंगा। फिर वो लोग बाहर बेंच पर बैठकर एक्टिंग की प्रैक्टिस करने लगते हैं। वानियोंग फिर से ओवर एक्टिंग करती है, लेकिन विन उसे बार बार समझाता है कि किस तरह से इमोशंस और फीलिंग्स को शो कराना है और उसकी इतनी मेहनत की वजह से वानियोंग अब इम्प्रूव भी करने लग गई थी। विन ने वही वानियोंग जैसी दिखने वाली फिश भी उसके लिए खरीद ली थी। उसे सरप्राइज देने के लिए वो उसे फ्रीजर में रख देता है और फिर वानियोंग को बुलाकर कहता है कि मुझे फिश पका के खिलाओ। वो जैसे ही फ्रीजर देखती है तो ये देखकर सरप्राइज रह जाती है और बहुत खुश होती है। और वानियोंग की खुशी इतनी ज्यादा होती है कि वो अपने कमरे में दीवार पर लगे हुए दूसरे सारे हीरोज के पोस्टर उतार कर फेंक देती है। फिर अगले दिन विन का मैं के साथ एक फोटोशूट हो रहा होता है। वहाँ पर मैं जानबूझकर एक्टिंग करती है गिरने की और विन उसे संभाल लेता है। यहाँ पर फोटोग्राफर्स उनकी बहुत सी फोटोज बना लेते हैं और उसके बाद मीडिया के लोग विन से काफ़ी क्वेश्चन करते हैं कि आप छुट्टियाँ मनाने के लिए किसके साथ गए थे, कोई तो लड़की थी। लेकिन विन बहुत पॉलिटिकली उस बात से इनकार कर देता है, कहता है कि ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। उधर वान वान एक जगह ऑडिशन के लिए वानियोंग को साथ लेकर गया हुआ था। जब वानियोंग अंदर जाती है तो देखती है कि बिल्कुल ये वही स्क्रिप्ट है जिसकी प्रैक्टिस कल उसे विन ने कराई थी। दूसरी तरफ वो विन पर अकेले में थोड़ा सा गुस्सा करती है, कहती है कि मैं इतनी बीमार रही, तुमने हॉस्पिटल में मुझे पूछना क्या, एक कॉल भी करना गवारा नहीं समझा।
जबकि उस ऑडिशन में वानियोंग विन की कराई हुई हेल्प के थ्रू बहुत अच्छा ऑडिशन दे देती है। वो बाहर आकर वॉन वॉन को कहती है कि मैंने बहुत अच्छी एक्टिंग की। उसके मुंह से बात लीक हो जाती है, कहती है कि मुझे विन ने प्रैक्टिस कराई थी इसी सीन की, और बात बदलने के लिए कहती है कि विन मेरा एक हमसाया है। अब घर पहुंचकर वानियोंग बहुत खुश होती है और विन ने ही उसे यहाँ पर रिकमेंड कराया था, लेकिन उसे बताया नहीं था। अब तो वो सुपरस्टार बनने के सपने देखने लगी थी। उसके बाद वानियोंग का काफ़ी सारा फोटोशूट भी कराता है और उसको प्रैक्टिस कराते हैं कि कैसे कैमरा के सामने खड़े होते हैं। और उस शूट के बाद वानियोंग को कहता है कि आज एक जगह इवेंट है, तुम भी मेरे साथ चलो, वहाँ बहुत से लोग एडवर्टाइजमेंट के लिए तुम्हें चूज़ कर सकते हैं। वानियोंग यही मैसेज विन को सेंड कर देती है, क्योंकि उसने हर बात उसे बताने का वादा जो किया था। उस इवेंट में मीडिया के सामने वान अपने मॉडल को वानियोंग का हाथ पकड़कर खड़ा कर देता है। वानियोंग काफ़ी अनईजी फील करती है और उस पार्टी में कोई भी उसे नहीं जानता था। वो बहुत बोर हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद देखती है तो उसका फ्रेंड लुकपिट भी वहाँ पर किसी काम से आया हुआ था। वो कहता है कि मैं इवेंट ऑर्गेनाइजर हूँ और यहाँ पर थोड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ। एक्चुअली उसका पियानो आर्टिस्ट भाग गया था और उसकी जगह पर अब वानियोंग वहाँ पर पियानो बजाती है, और पियानो बजाने में वो कितनी अच्छी थी ये तो हम सब जानते ही हैं। तो ये देखकर सारे लोग काफ़ी इम्प्रेस होते हैं और वान की भी तारीफ करते हैं कि ये तुम्हारी मॉडल है। और उसके बाद लोग वानियोंग की और उस नए मॉडल की बहुत सारी फोटोज भी बनाते हैं। फिर वानियोंग घर आती है और यही बात विन से शेयर करती है कि आज वो कितना हैप्पी फील कर रही है। सारे लोगों ने उसके टैलेंट को देखा और उसके लिए क्लैपिंग भी की। वो आसमान की तरफ देखकर कहती है कि तुम वो बड़े स्टार हो और मैं एक छोटा सा स्टार हूँ जो कोने में है। तो विन कहता है तुम भी एक दिन सुपरस्टार जरूर बनोगी। और उसके बाद वो उसे कैट वॉक करना सिखाता है, एक्टिंग करना, एक्सप्रेशंस, हर चीज़ पर तवज्जो देता रहता है। अब वानियोंग थोड़ी सी फेमस हो गई थी। वो कहीं जाती थी तो लोग उसे पहचानने लग गए थे। उधर घर पर विन को डायरेक्टर की कॉल आती है और वो कहता है कि तुम्हारी रिकमेंड की हुई लड़की के लिए मैंने स्क्रिप्ट भेज दिया है। ये सुनकर विन एकदम खुश हो जाता है और फौरन से वानियोंग को कहता है कि तुम घर वापस आ जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है। और फिर उसके बाद घर के सारे बॉर्डर्स को रिमूव कर देता है और तैयार होकर वानियोंग का वेट करता है। जैसे ही वो घर पहुंचती है तो थोड़ी सी हैरान रह जाती है कि ये बॉर्डर्स कहाँ गए। तो आगे से विन कहता है कि अब इस घर में कोई बॉर्डर्स नहीं लगेंगे, तुम जहाँ चाहो घूम फिर सकती हो। और इतने अच्छे मूड में होता है कि उसे बाहर डिनर पर ले जाना चाहता था। वानियोंग ये सुनकर काफ़ी हैरान होती है कि तुम्हारी तबीयत तो नहीं ख़राब, या फिर मैं सपना तो नहीं देख रही। और दूसरी तरफ मैं को दिखाते हैं, वो मीदी की और वानियोंग की एक इकट्ठी फोटो देखती है और हैरान रह जाती है। उसे पता चल जाता है कि यकीनन मीदी ने मेरा फ़ोन रिपेयर के लिए दिया था और ये ख़राब हो गया था। ये सोचकर उसे गुस्सा आने लगता है और वो फौरन से मीदी को कॉल मिलाती है और उसे डांटने लगती है कि तुम किसी सुपरस्टार का फ़ोन ऐसे ही रिपेयरिंग शॉप पर कैसे दे सकते हो, तुम्हें पता है मेरी फ़ोटोज़ लीक भी हो सकती हैं। इसमें कुछ ऐसा था जो दुनिया के सामने नहीं आना चाहिए था। और वो डांटने के लिए फिर मीदी को एक जगह मिलने के लिए भी बुलाती है। उधर वानियोंग और विन इकट्ठे खाना खाने गए हुए होते हैं। विन ने अंदर भी सनग्लासेस लगाए हुए थे, कोई उसे पहचाने ना, और इसीलिए उसे खाना भी नजर नहीं आ रहा होता। वानियोंग उसे खिला रही होती है और वो शरारत करता है, फिर उसे खिलाने लग जाता है। इन शॉर्ट वो दोनों काफ़ी इंजॉय करते हैं। वानियोंग पूछती है कि क्या ये कोई स्पेशल ओकेजन है, और इतने में ही उसे वान की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि कल जहाँ तुम ऑडिशन देने के लिए गई थी उस मूवी में तुम सेलेक्ट हो चुकी हो। ये सुनकर वानियोंग बहुत खुश होती है। उसे लगता है कि जैसे वान ने ये सारा कुछ कराया है, लेकिन एक्चुअली उसे विन ने रिकमेंड कराया था। अब उसी मॉल में मीदी मैं से मिलने के लिए आया हुआ होता है और वो वानियोंग और विन को इकट्ठे देखता है तो उसका मूड बहुत ख़राब हो जाता है। इतने में मैं भी वहाँ पहुँच जाती है। उसे फैंस ने घेरा होता है, लेकिन मीदी उसे हाथ से पकड़ता है और एक ज्वेलरी शॉप में लेकर जाता है। उसके हाथ में एक रिंग पहना कर साइज चेक करता है और फिर वो रिंग खरीद लेता है। उसके बाद वो बाहर आता है और सारी दुनिया के सामने उसी मॉल में खड़े होकर वानियोंग को अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज करता है और उसे वो रिंग भी पहना देता है। लेकिन वानियोंग वो रिंग उतार देती है, मीदी को वापस करती है और उससे सॉरी करती है और कहती है कि तुम्हें इस तरह से ये सब नहीं करना चाहिए था। वहाँ पर बहुत सारे लोग उनको खड़े होकर देखने लग जाते हैं। अब मीदी बहुत सैड हुआ था। मैं उसको संभालती है और लोगों से झूठ बोल देती है कि यहाँ पर एक शूटिंग चल रही थी, जबकि वानियोंग वो विन के साथ जा रही होती है। उसे ख्याल आता है कि मीदी को थोड़ी तसल्ली दे आए, लेकिन जब वो जाने लगती है तो विन उसे रोकता है और ज़बरदस्ती उसे गाड़ी में बिठाकर वहाँ से ले जाता है। जब वो दोनों घर पहुँचते हैं तो वानियोंग थोड़ी सैड नज़र आती है।
विन उससे कहता है कि अभी भी उसी के बारे में सोच रही हो, अभी तो उसे रिजेक्ट करके आई हो तो क्यों परेशान हो। वान योंग कहती है कि वो मेरी लाइफ में मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था और उसे दुखी करके मुझे अच्छा नहीं लग रहा। उसे मैंने रिजेक्ट किया है क्योंकि मैं किसी और को लाइक करती हूँ। विन उससे पूछने लगता है कि तुम किसे पसंद करती हो, लेकिन वो जवाब नहीं देती। और फिर विन उसे किस करता है और कहता है कि अब के बाद तुम किसी और को लाइक नहीं कर सकती। जबकि वो उधर मीदी के साथ गाड़ी में बैठकर नूडल्स खा रही होती है तो उसे वही यादें आने लगती हैं कि जिस तरह से वो विन के साथ गाड़ी में बैठकर खाना खाया करती थी। मीदी यहाँ पर उसे थैंक्स करता है कि इस मुश्किल टाइम में एक सुपरस्टार होके भी तुमने मेरा साथ दिया। उसके बाद नेक्स्ट डे हमें दिखाते हैं कि चारों स्टार्स अपनी नई मूवी की शूटिंग के लिए रिहर्सल कर रहे होते हैं। मैं के साथ एक्टिंग करते हुए वान योंग को थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, उसे अच्छी एक्टिंग जो नहीं आती थी। यहाँ पर विन उसकी हेल्प करता है और मैं ये देखकर काफ़ी जेलस होती है। उसके बाद अकेले में एक जगह पर मैं वान योंग को देखकर रोक लेती है और उसे कहती है कि तुम शक्ल से तो बहुत मासूम बनती हो, लेकिन विन को पटाने की कोशिश कर रही हो। ये मत सोचना कि तुम उसे अपने हाथ में कर लोगी। विन मेरा है और मैं तुम्हें खुद से उसे नहीं छीनने दूंगी। उसके थोड़ी देर बाद उन सारों को पता चलता है कि कल उन्होंने एक अवार्ड सेरेमनी में जाना है और वान योंग ये सुनकर बहुत एक्साइटेड होती है कि वहाँ पर रेड कारपेट भी होगा और मैं भी बाकी स्टार्स के साथ वहाँ जाऊंगी। उसके बाद अवार्ड का दिन आ जाता है, सारे लोग वहाँ पर जाते हैं। विन के साथ वहाँ पर मैं होती है। वहाँ पर मैं एक दफ़ा गिरने लगती है, लेकिन वान योंग आगे बढ़कर उसे संभाल लेती है और इसी बीच उसका अपना जूता टूट जाता है। उसके बाद वान योंग का थोड़ा सा मूड खराब होता है जब वो घर वापस आती है, लेकिन विन उसका साथ देता है और कहता है कि मैं तुम्हारा पैर दबा देता हूँ। लेकिन वान योंग कहती है कि ऐसे मत करो, मुझे बताओ तुम्हारे और मैं के बीच में क्या चल रहा है। वो जवाब नहीं देता, वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे शूटिंग के टाइम पर वान योंग के पास आता है और उसे न्यूज़पेपर में दिखाता है कि हर जगह आजकल वान योंग के ही चर्चे हो रहे हैं, जिस तरह से उसने कल मैं को रेड कारपेट पर बचाया था और उसका एक फैन क्लब भी बन चुका है। वान योंग बहुत खुश हो जाती है, जबकि वान बाद में अपने मॉडल को कहता है कि देखो वान योंग कितनी तेज़ी से फेमस होती जा रही है, तुम भी इसका पल्लू पकड़ो, इसके साथ साथ नज़र आया करो, तुम भी फेमस हो जाओगे। जबकि वो वान योंग को कहती है कि ये सारा कुछ जो तुमने कल किया था वो एक एक्टिंग थी, मेरे ज़रिए तुम फेमस होना चाहती हो। उसके बाद हमें पता चलता है कि मैं के फ़ोन से वाकई में एक वीडियो लीक हो गई है, वो उसकी और विन की इकट्ठे एक वीडियो थी। वो देखकर सारों को कंफर्म हो जाता है कि विन गे नहीं है और वान उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। विन ये सब कुछ जानने के बाद मैं के पास आता है, उसे साइड पर ले जाकर पूछता है, लेकिन वो कहती है कि ऐसा मैंने खुद जानबूझकर नहीं किया, मेरा फ़ोन रिपेयरिंग लैब पर किसी ने भेज दिया था, वहाँ से ये वीडियो लीक हुई है। मैं कहती है मुझे थोड़ा भी अफसोस नहीं कि मेरी तुम्हारे साथ कोई वीडियो लीक हुई है। उसके बाद वो लोग मीडिया के सामने आते हैं और मानते हैं कि हम दोनों पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हुआ करते थे, लेकिन अब हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। और विन ये भी बताता है कि मैं गे नहीं हूँ, वो सारी वीडियोस फेक थी। ये सारा कुछ वान योंग भी वहाँ पर देखती है और उसे पता नहीं क्यों बहुत जेलसी होती है और ये भी पता चल जाता है कि ये गे नहीं है। वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है और उसके बाद वो सीधी जाती है टॉम की कॉफ़ी शॉप पर और उससे कहती है कि तुम्हें ये सारा कुछ पता था, ये गे नहीं है, लेकिन मैं उसके साथ रहती रही, सबने मुझसे क्यों छुपाया। मुझे सच सच बताओ, क्या अभी भी वो मैं के साथ डेट कर रहा है। लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं देता। उसके बाद वान योंग को उसके मॉम डैड की कॉल आती है। वो काफ़ी खुश थे, उनकी बेटी का स्टार बनने का सपना आहिस्ता आहिस्ता पूरा होता जा रहा था। वान योंग खुश तो थी, लेकिन आज वो बहुत उदास हो गई थी। अब घर पर वो बार बार विन को इग्नोर करती थी, उसके सामने नहीं आना चाहती थी, ना ही उससे कोई बात कर रही थी। विन यह बात नोटिस कर लेता है और उसके पीछे पीछे चलता ही रहता है। वो उससे बात करना चाहता था, लेकिन वान योंग उससे नाराज होकर बाहर चली जाती है। वो पौधों को पानी दे रही होती है। विन भी बाहर आकर स्टडी करने लगता है और फिर वो उस पर पानी गिराती है। विन उसे रोकता है। वो दोनों यहाँ पर खेल रहे होते हैं कि ऊपर से वान आ जाता है। वो ये सारा कुछ देख लेता है और फिर अंदर जाकर विन से अकेले में बात करता है। कहता है कि तुमने मेरे हाथ से बहुत सी एड्स जॉब छीनी है, मेरे मॉडल्स को तुम फ्लॉप कराते जा रहे हो। अगर तुमने एक भी और गलती की तो मैं वान योंग का कैरियर बर्बाद कर दूंगा। उसके बाद वान योंग आती है तो वान उसे गुड न्यूज़ देता है कि तुम एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट की एम्बेसडर भी बनाई जा रही हो। उसके बाद वान योंग उससे रिक्वेस्ट करती है कि मैं और विन इकट्ठे रह रहे हैं, ये बात आप प्लीज़ किसी को भी ना बताना। वान उसे तसल्ली देता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन बाद में विन वो वान योंग से काफ़ी लड़ता है। कहता है कि तुमने कहा था मुझे हर बात बताओगी, लेकिन वान को तुमने एड्रेस बताया, ये मुझसे शेयर नहीं किया।
वानयोंग तो पहले ही गुस्से में थी। कहती है कि ठीक है, अगर ये बात लीक हुई तो सारी जिम्मेदारी मैं खुद पे लूंगी, अपना कैरियर खत्म कर दूंगी, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगी। उसके बाद मीडी वानयोंग के घर पर आता है। विन दरवाजा खोलता है। वो उसे अंदर नहीं जाने देना चाहता था, लेकिन मीडी जबरदस्ती घुस जाता है। कहता है मैंने वानयोंग से एक बात करनी है। विन उसे काफी रोकता है, मना करता है, लेकिन वानयोंग मीडी से बात करने लग जाती है और उसे उसके कमरे में भेज देती है। मीडी उससे सॉरी करता है और कहता है कि क्या हम अभी भी फ्रेंड्स रह सकते हैं। मैंने उस दिन जो भी किया पब्लिक के सामने किया, ये मेरी गलती थी, लेकिन तुम मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे फ्रेंड सर्कल से नहीं निकलना चाहता। उधर वान वान वो आज एक बहुत बड़ा प्लान रचता है। अपने मॉडल को फ़ोन करके कहता है कि तुम वानयोंग को बाहर खाने पर बुलाओगे आज रात के लिए। उधर विन वो आज मिलने के लिए टॉम के पास जाता है और कहता है कि मैं अपना कैरियर ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं अब शोबिस में काम नहीं करूँगा, मेरी वजह से वानयोंग को नुकसान हो रहा है। वान वान उसका दुश्मन बनता जा रहा है। जबकि वानयोंग को उस मॉडल की कॉल आती है। वो कहता है कि वान वान तुम और मैं हम लोग एक मीटिंग करने वाले हैं, आज रात को एक बार में पहुँच जाना। जब वानयोंग वहाँ आती है तो वो देखती है कि वान वान तो पहुँचा ही नहीं हुआ। जबकि वो विन की वजह से अपसेट थी तो वहाँ पर ड्रिंक करने लग जाती है। इन दी एंड वो बहुत ज़्यादा ड्रंक हो चुकी थी और यहीं पर ही उसे संभालते संभालते उन दोनों की कोई फोटोज़ बना लेता है। लुकपिट की कॉल आती है तो वानयोंग उसे बताती है कि मैं बार में हूँ और मॉडल के साथ हूँ। इतने में विन भी उसे कॉल करता है, लेकिन वो उससे लड़ने लग जाती है, उस पर काफ़ी गुस्सा करती है। कहती है मैं घर ही नहीं आऊँगी। उसे पीछे आवाज़ों से पता चल जाता है कि ये किसी लड़के के साथ है और ड्रंक है। वो लुकपिट से कॉल करके पता करता है। जबकि वो मॉडल वो सड़क पर वानयोंग को लेकर जा रहा था। उसे कहता है कि तुम मेरे घर चलो। वो नहीं मानती तो उसे एक होटल में ले जाने लगता है। विन भी उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो मॉडल लड़का ड्रंक हुई वानयोंग को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा होता है। विन वानयोंग को अपने साथ घर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ड्रंक थी और उससे नाराज भी थी, तो यहाँ पर काफ़ी लड़ाई हो जाती है। लेकिन विन वानयोंग को हक कर लेता है और उस मॉडल को कहता है कि इससे दूर रहना, वानयोंग मेरी लड़की है। और एक रिपोर्टर यहाँ पर भी फोटोज बना लेता है। उसके बाद जब वो घर पहुँचते हैं तो विन वानयोंग को काफ़ी डांटता है कि तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो, तुम एक सुपरस्टार बनने वाली हो, इस तरह की गलतियाँ तुम नहीं करोगी। तो आगे से वानयोंग कहती है कि तुम किस रिश्ते से मेरे लिए परेशान हो रहे हो, मेरी इतनी परवाह क्यों कर रहे हो। तो आगे से विन कहता है कि तुम भी तो परेशान हो रही हो जब से तुमने मेरे और मैं के बारे में सुना है कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। तो आगे से वानयोंग गुस्सा करने लगती है और कहती है ओके फाइन, अब से हम एक दूसरे के कुछ भी नहीं लगते, हम फ्रेंड्स भी नहीं हैं और मेरा ख्याल है हमें इकट्ठे भी नहीं रहना चाहिए। उसके बाद वानयोंग अपने कमरे में जाती है, सारा टाइम रोती रहती है और साथ में पैकिंग भी करती रहती है। जबकि वान वान वो ये सारी फोटोज हासिल कर लेता है और फिर और रिपोर्टर्स को सेंड कर देता है। जबकि मैं वो जाकर डॉक्टर मीडी से मिलती है और उससे कहती है कि क्या वानयोंग मानी कि नहीं, उसे मनाकर अपने साथ कर लो, मेरे लिए भी बेटर होगा, इस तरह से कोई भी विन को बॉदर नहीं करेगा और मैं उसे हासिल कर लूँगी। लेकिन मीडी की और सोच थी। वो कहता है कि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसे हम खुश देखना चाहते हैं और मैं भी वानयोंग के बारे में यही चाहता हूँ, उसे ज़बरदस्ती अपने साथ अटैच नहीं करूँगा। उधर विन अगली सुबह वानयोंग के कमरे में जाता है तो देखता है उसका सारा सामान पैक पड़ा था। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि वानयोंग ये घर छोड़कर जाए। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वानयोंग बहुत गुस्से में थी, वो बिल्कुल भी नहीं रुकती। वो दोनों आपस में लड़ते हैं और इसी बीच वानयोंग अपना बैग उठाती है और बाहर जाने लगती है। विन भी उसके पीछे पीछे आता है। वो लॉन में खड़ा उसे रोक रहा होता है कि बहुत सारे रिपोर्टर्स वहाँ पहुँच जाते हैं और उनकी फ़ोटोज़ बनाने लगते हैं। और उसके बाद यही न्यूज़ मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी फैल जाती है। हर कोई उनके रिलेशनशिप और इकट्ठे रहने के बारे में बातें करने लगता है और सोशल मीडिया पर भी लोग वानयोंग के बारे में उल्टी सीधी बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। जबकि मैं वो सीधी जाती है डॉक्टर मीडी के पास और उससे लड़ना स्टार्ट कर देती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था कि वो दोनों इकट्ठे रहते हैं, मुझे अभी के अभी बताओ कि वो कहाँ रहते हैं, मैंने वहाँ जाना है। लेकिन मीडी कहता है मैं नहीं बताऊँगा, तुम ऐसे जाओगी और वानयोंग से बदतमीज़ी करना स्टार्ट कर दोगी। लेकिन जब वो जिद करती है तो मीडी को मानना ही पड़ता है क्योंकि वो रिपोर्टर से पता करने लगी थी। उधर घर पर वानयोंग काफ़ी परेशान हो रही होती है। कहती है कि मैंने सिर्फ 2-3 लोगों को ही तो बताया था और उन पर मुझे ट्रस्ट था, ये रिपोर्टर्स किसके कहने पर यहाँ पहुँच गए। लेकिन विन कहता है कि तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि जिनको पता है उन पर तुम्हें ट्रस्ट है, इतनी आसानी से लोगों पर ट्रस्ट ना किया करो। इतने में उनके घर के बाहर मीडी और मैं भी पहुंच जाते हैं और मैं आते ही वानयोंग से लड़ाई करना स्टार्ट कर देती है।
और कहती है कि तुम एक मामूली सी एक्स्ट्रा का रोल करने वाली लड़की गॉसिप्स में बार बार आना चाहती है, हर वक्त न्यूज़ पे छाई रहती हो, अपनी चीप टैक्टिक्स बंद करो। विन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में मीदी वानयोंग को पकड़ता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। विन रोकता है, लेकिन वानयोंग चली जाती है और अंदर जाकर मैं विन से लड़ती है। कहती है कि तुमने मुझे रिजेक्ट किया इसी लड़की की वजह से ही। क्या वो मुझसे ज़्यादा सुंदर है? क्या वो मुझसे बड़ी स्टार है? लेकिन विन कहता है कि तुम उससे खुद को कंपेयर करना बंद कर दो। जबकि वानयोंग वो सीधी जाती है लुकपिट के पास और लुकपिट भी उसे परेशान देखकर काफ़ी सैड हो जाता है। सोशल मीडिया पर वो लोगों का रिस्पॉन्स देखकर हैरान था, लेकिन उसे तसल्ली देता है कि जल्द ही सारे लोग सब कुछ भूल जाएंगे। जब अगले दिन शूट पर वानयोंग जाती है तो लोग उसके बारे में बातें बना रहे होते हैं, लेकिन वान वान वहाँ पहुँचता है और उसे कहता है कि इनकी बातें सुनना बंद करो और तुम अपने काम पर तवज्जो दो। वो मीडिया के सामने आकर कुछ एक्सप्लेन करना चाहती थी, लेकिन वान वान उसे रोक देता है। कहता है कि तुम इतनी बड़ी स्टार नहीं जो मीडिया के सामने आओगी। लेकिन उसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि उस मूवी के लिए जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन खबरों से काफ़ी परेशान हो गए थे और वो वानयोंग की एक्टिंग को भी पसंद नहीं कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ये एक्स्ट्रा बर्डन है इतनी बड़ी मूवी में। वो लोग चाहते थे कि इसकी एक्टिंग भी अच्छी नहीं तो क्यों ना इसको निकाल के किसी और को कास्ट कर दिया जाए, लेकिन डायरेक्टर उनको रोकता है और कहता है कि आज स्ट्रेस में है, दोबारा से अच्छा परफॉर्म करेगी। यहाँ पर विन भी चोरी चोरी उनकी शूटिंग देखने के लिए आज आ जाता है और यहाँ पर वो देखता है कि मैं वानयोंग से काफ़ी लड़ रही होती है और सारों के सामने उसकी इंसल्ट भी करती है। और उसके बाद मैं इन्वेस्टर के पास जाती है और उन्हें मशवरा देती है कि इस लड़की को निकाल देना ही बेटर होगा। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और इतना पैसा आप लोग खर्च कर रहे हैं, इसे कंट्रोवर्शियल बनाना अच्छा नहीं। मीदी आज वानयोंग को लेने के लिए पार्किंग में आया हुआ था। वहाँ पर मैं से मिलने एक आदमी आता है जो उसका एक क्रेजी फ़ैन था। वो हार्ट पर उससे ऑटोग्राफ लेना चाहता था और उसके क्लोज आने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर मिदी पहुँच जाता है और एक गार्ड भी। लेकिन उस फैन के पास एक नाइफ था और इसी बीच मिदी भी थोड़ा जख्मी हो जाता है और वो गार्ड भी। मीडिया भी आ जाता है, पुलिस भी। जब सारा सीन क्लियर होता है तो उसके बाद मैं मिदी से थैंक्स भी बोलती है। मिदी उसे कहता है कि तुम अपना ख्याल रखा करो, अकेले इधर उधर ना फिरा करो, तुम्हारी सेफ्टी सबसे इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद मैं उसकी शर्ट उतरवाती है और उसका जो जख्म था उस पर फर्स्ट एड भी करती है। मैक को बहुत अच्छा लगा था जिस तरह से मीदी ने उसके लिए अपनी जान खतरे में डाली थी। उसे ऐसे लग रहा था कि जैसे वो बहुत स्पेशल हो। और उसके बाद जब वानयोंग आती है तो वो मीदी को कहती है कि मैं खुद को गिल्टी फील कर रही हूँ, तुम मुझे पिक करने आए थे और इतनी मुसीबत में पड़ गए हो। प्लीज़ मेरे लिए आइंदा खुद को ट्रबल में मत डालना, मुझे लेने नहीं आना। और उधर विन अपने फ्रेंड टॉम से मशवरा कर रहा होता है कि इस सिचुएशन में मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए। वो लोग यही सोचते हैं कि यकीनन ये सारा कुछ करने में कहीं ना कहीं वान वान का हाथ ज़रूर है और वो वानयोंग को मीडिया के सामने नहीं आने देगा ताकि और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएं। यकीनन विन को ही सामने आना पड़ेगा और कुछ ना कुछ स्टेप लेना ही होगा, इसी तरह से वानयोंग भी बच सकेगी। उसके बाद अगले दिन विन की शूटिंग थी। वो आकर देखता है कि आज वानयोंग नहीं है बल्कि एक और लड़की उसकी जगह पर इन्वेस्टर नई लेकर आ गया है। वो डायरेक्टर से इस बारे में बात करता है। वो कहता है कि मैं क्या करूं, मैं हेल्पलेस हूं, मैंने बहुत कोशिश की वानयोंग को बचाने की, लेकिन इन्वेस्टर्स नहीं मान रहे। तुम तो एक सुपरस्टार हो, लेकिन वो एक मामूली सी एक्ट्रेस है, वो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और उसके बाद विन फैसला लेता है और वो मीडिया के सामने जाता है और सारों से कहता है कि मैं और वानयोंग सिर्फ फ्रेंड्स हैं और दो फ्रेंड्स इकट्ठे एक घर में रह लेते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। और वो दुनिया के सामने उसको बचाने के लिए झूठ बोल देता है। कहता है कि मेरी पहले भी एक कंट्रोवर्सी सामने आई थी, मैंने उसे छुपा लिया था। एक्चुअली मैं तो एक गे हूँ और गे के साथ एक लड़की रह सकती है। और ख़ुद को गे साबित करने के लिए वो अपने फ्रेंड टॉम को अपना बॉयफ्रेंड कह देता है। वानयोंग के कैरियर को संभालने के लिए उसने खुद के ऊपर एक और कंट्रोवर्सी दोबारा से डाल दी थी। लेकिन जब वो बाहर आते हैं तो एक और ही पेंडोरा बॉक्स खुल जाता है। टॉम उससे लड़ने लग जाता है। कहता है कि तुमने ये सारा कुछ क्यों किया, क्यों मेरी भावनाओं से खेला। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली टॉम भी एक गे है और उसने ये बात विन से छुपाई हुई थी और विन के लिए फीलिंग्स भी रखता था। लेकिन इस सब के बाद वान वान को मौका मिल जाता है और वो मीडिया पर आकर कहता है मैंने तो पहले ही कहा था कि विन एक गे है, मेरी बात कोई मानता ही नहीं था। जबकि डायरेक्टर वो विन से मिलता है और कहता है कि मैं समझ सकता हूँ वानयोंग तुम्हारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, तुमने उसको मुसीबत से निकालने के लिए ये सारा कुछ अपने ऊपर ले लिया। जबकि लुकपिट वानयोंग उसके साथ बैठी हुई होती है तो वो कहता है कि अब मुझे यकीन हो गया है कि ये बिल्कुल भी गे नहीं है और इसने जो कुछ भी किया है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। इतना बड़ा सेक्रीफाइस दिया है, तुम उसके लिए स्पेशल हो, मानो या ना मानो तुम्हें कल को यकीन हो जाएगा।
और वानयोंग भी उस सारे टाइम को याद करती है जो उसने विन के साथ बिताया था, और उसे भी यही लगता था कि वो गे नहीं है। वानयोंग यही बात करने के लिए विन के पास जाती है, उसे घर पर ढूंढती है और उससे पूछती है, कहती है कि तुम और मैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, ये सब क्या था? वो कहता है, एक गे लड़कियों से भी कभी कभी डेट कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अब तो तुम्हें मेरे साथ रहने पर कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए। मैंने तुम्हारे कमरे में सारी चीज़ों को वैसे के वैसे ही सेट रखा हुआ है, किसी चीज़ को नहीं छेड़ा, प्लीज़ तुम वापस आ जाओ। उसके बाद विन सैड सा अपने कमरे में चला जाता है और वानयोंग वो अपने कमरे में जाती है, अपनी चीज़ों को देखती है, लेकिन उसके बाद रहती नहीं बल्कि पैकिंग करना स्टार्ट कर देती है। वो अपनी सारी चीज़ें लेकर वहाँ से मूव कर गई थी। वान वान उसे पिक करने आया था और वो अब लुक पिट के साथ नहीं बल्कि वान वान के अरेंज की हुई जगह पर रहेगी। वहाँ पर हमें वही बैड गाय P नजर आता है, जिसे देखकर वान वान थोड़ा परेशान हो जाता है और उसे अलग में ले जाकर बात करता है और कहता है कि अब ये लड़की हमारे हाथ में है और हमें ये भी पता है कि ये लड़की विन के लिए कितनी स्पेशल है। और वो प्लानिंग बनाता है कि हम इसे यूज़ करेंगे और विन को नुकसान पहुँचाएंगे। उधर मैं वो काफ़ी गुस्से में होती है, टॉम से मिलने के लिए भी जाती है और उससे लड़ती है कि तुमने विन को ये सब कुछ करने से रोका क्यों नहीं, मुझे पता है वो गे नहीं है। और उसके बाद वो घर आकर ड्रिंक करना स्टार्ट कर देती है और उसके बाद मीदी को कॉल करके कहती है कि तुम वानयोंग को संभालते क्यों नहीं, उसे अपनी लाइफ में ले लो, विन उसके लिए कितना कुछ कर रहा है, अगर वो हम दोनों के बीच से निकल जाए तो मैं और विन खुशी खुशी रहेंगे। जबकि टॉम वो आज अपना सामान पैक करके खामोशी से कहीं जा रहा होता है। मीदी को पता चल गया था कि मैं की कंडीशन सही नहीं, वो ड्रंक भी है, तो वो उसके घर पर आता है और मैं पूछती है कि उस लड़की में ऐसा क्या है कि हर किसी के लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं नहीं। तो मीदी भी ड्रिंक करने लग जाता है, कहता है कि जो कंडीशन तुम्हारी है मेरी भी वही है, तुम विन से इतना प्यार करती हो और मैं वानयोंग से उतना ही प्यार करता हूँ। वो दोनों ड्रिंक करते रहते हैं और उसके बाद मीदी मैं को लिटाने के लिए उसके कमरे में ले जाता है और वो दोनों बेड पर इकट्ठे गिर जाते हैं। पर एक किसिंग सीन आता है और यहीं पर ही मीदी मैं से सॉरी करता है कि मैं थोड़ा ज़्यादा ही ड्रंक हो गया था और फिर उसे माफ़ी मांगने के बाद वो कमरे से बाहर चला जाता है। जबकि दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वानयोंग और उसके बाकी फेलोज का आज एक कैट वॉक शो होता है। वानयोंग वहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म करती है और मैं वो शो स्टॉपर होती है। लुक पिट आज वान वान से मिलता है और उसका थैंक यू करता है कि मेरी फ्रेंड को आपने इतना अच्छा काम दिलाया और हर जगह पर रिकमेंड कर रहे हैं, वो इतनी ब्यूटीफुल और सुपरस्टार आपकी वजह से बनने वाली है। उसके बाद मैं मीडिया को इंटरव्यू देती है, वो उससे क्वेश्चंस करते हैं कि क्या अब विन इस मूवी में काम करेगा या नहीं, लेकिन मैं कहती है कि वो ज़रूर काम कंटिन्यू करेगा। उसके बाद वानयोंग की बारी आती है। मीडिया उससे बहुत सारे क्वेश्चंस करता है कि क्या जो विन ने कहा वो सब सच था, और वानयोंग कहती है कि हाँ वो बिल्कुल सच था और ये भी सच है कि अब मैं वान वान के साथ रह रही हूँ और विन के घर से मूव कर चुकी हूँ। उधर विन को दिखाते हैं कि वो उस स्पॉट को देख कर वानयोंग को बहुत मिस करता है। उसके बाद मैं विन के घर पर आती है और उससे थोड़ी बात करना चाहती थी। वो उसे अंदर ले जाता है तो वो उसे कहती है कि तुम इतना कुछ कर रहे हो वानयोंग के लिए, लेकिन वो तो तुमसे प्यार ही नहीं करती, और मैं कभी तुमने मेरे लिए कुछ किया? मैं तुमसे कितना प्यार करती थी, लेकिन तुम मुझे छोड़कर चले गए 5 साल पहले और अभी भी मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं। विन पहले तो सब कुछ खामोशी से सुनता है, लेकिन फिर फैसला करता है कि इसे सब कुछ सच सच बता देगा। उसे अंदर ले जाता है और उसे एक रिंग दिखाता है, कहता है कि मैंने तुमसे शादी करने का फैसला किया था, अपनी फैमिली को मना लिया था और तुम्हें प्रपोज करने गया था, लेकिन तुम किसी और के साथ थी। कह दो कि ये झूठ है, लेकिन नहीं, तुमने उसी शख्स से बाद में शादी भी कर ली थी। ये झूठ नहीं था जो मेरी आंखों ने देखा। मैं रोने लगती है, उससे माफ़िया मांगती है, कहती है कि हम फिर से एक हो सकते हैं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन विन वो कहता है कि मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, मैं किसी और को लाइक करता हूँ। मैं रिजेक्ट होने के बाद काफ़ी हर्ट होती है और वहाँ से रोती हुई बाहर चली जाती है। बाहर बारिश हो रही थी, वो वहीं पर भीग कर रोती रहती है और खड़ी रहती है कि शायद विन उसे मनाने आएगा, लेकिन विन वो अंदर से खड़ा ये सारा कुछ देखता रहता है, पर वो बाहर नहीं जाता। वो खुद भी काफ़ी दुखी था। और दूसरी तरफ वानयोंग को दिखाते हैं कि वो उस फिश को देख कर विन को बार बार याद करती रहती है। वो विन को बहुत लाइक करती थी, लेकिन फिर भी बस खामोश थी। उधर लुक पिट रात को अपने घर पर बैठा होता है कि वो देखता है कि मुझे मीदी की कॉल आई है। इतने अरसे में पहली दफ़ा उसने इसे कॉल की थी। इतना हैंडसम बॉय, उससे बात करते हुए वो थोड़ा शर्माने लगता है और मीदी उसे कल मिलने के लिए एक जगह पर बुला लेता है। ये सुनकर लुक पिट बहुत खुश होता है। उधर वानयोंग को दिखाते हैं कि उसकी कास्टिंग के लिए वान वान कुछ रिहर्सल रिकॉर्ड कर रहा होता है, लेकिन उसमें बातें कुछ इस तरह से होती हैं कि जैसे वानयोंग किसी को धोखा देने के बारे में बात कर रही हो, कि मैं उसके साथ रही क्योंकि मुझे उसका यूज़ करना था और मैंने उसको अपना ड्रीम पाने के लिए इस्तेमाल किया। वो बेवकूफ़ इंसान था, उसे पता ही नहीं चला।
जबकि मीदी वो लुकपिट से मिलने के लिए गया हुआ होता है, लेकिन एक्चुअली वो उससे मिलने के लिए थोड़ी आया था, उसे एक काम था। और काम ये था, वो कहता है कि मुझे मे के बारे में पता कराना है, उसे क्या चीज़ें पसंद हैं क्या नहीं पसंद, उसके बारे में हर इन्फॉर्मेशन मुझे तुम इकट्ठी करके दोगे। लुकपिट भी उसकी ये बात मान जाता है। जबकि शूट पर आज विन आता है और वानियोंग को पकड़कर साइड पर ले जाता है। उसे कहता है कि मैंने फैसला किया है, तुम्हारे हर सवाल का जवाब आज मैं तुम्हें दूंगा, तुमने जो पूछना है हर बात क्लियर कर दूंगा, अब हमारे बीच कोई डिफरेंसेस नहीं रहेंगे। लेकिन इतने में ऊपर से वान वान आ जाता है और वानियोंग को ज़बरदस्ती ले जाता है कि शूट पर सारे तुम्हारा वेट कर रहे हैं। और उसको भेजने के बाद अकेले में वो विन को एक रिकॉर्डिंग सुनवाता है। इसमें वही बातें थीं जो कास्टिंग के टाइम पर रिहर्सल के मौका पर वानियोंग ने बोली थी, और वो सुनकर ऐसे लग रहा था कि जैसे वो विन के बारे में कह रही हो। विन को लगता है कि जैसे ये मुझे यूज़ करती रही और जानबूझकर मेरे घर में रही ताकि मैं इसे स्टार बनाऊं और इसकी हेल्प करूं एक्टिंग सिखाने में। वो बहुत हर्ट हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। वानियोंग हैरान थी कि ये मुझसे मिलने आया था और अब जा क्यों रहा है। विन घर जाकर बहुत सैड होता है और अपनी चीज़ें तोड़ना फोड़ना स्टार्ट कर देता है, और उसका वही गमला जो उसे बहुत पसंद था वो उठाता है और जाकर बाहर डस्टबिन में फेंक देता है। उसी टाइम पर वानियोंग भी पीछे पीछे उसके घर के बाहर पहुंच चुकी थी। वो अंदर आती है और उससे पूछती है कि तुम इतने गुस्से में क्यों हो। वो कहता है कि तुम बताओ यहाँ क्यों रहने आई थी, मेरा यूज़ करना चाहती थी ना, और मैं इतना स्टूपिड था मुझे कुछ पता भी नहीं चला। अब तुम्हें मिल गया है जो तुम लेना चाहती थी, तो इस घर से दफ़ा हो जाओ। लेकिन वानियोंग उसके पीछे पीछे आती है। वो कहता है कि मैं अभी के अभी वान वान को कॉल करके कहता हूँ कि तुम्हें ले जाए, तुम दोनों एक जैसे हो। लेकिन उससे फ़ोन छीनते छीनते वो दोनों स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं। विन आज बहुत गुस्से में था, तो वानियोंग उसे काम डाउन करती है और कहती है कि जो भी तुम बोल रहे हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, ये तुमने कहाँ से सुना है और क्यों बिलीव कर रहे हो। लेकिन ये जो कुछ भी है बिल्कुल झूठ है, और सच है तो वो ये है कि तुम गे हो या नहीं हो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ हर लम्हा जो भी बिताया था वो आज भी याद करती हूँ, और मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकती, प्यार करने वाले कभी धोखा नहीं देते। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जबकि उधर मैक को दिखाते हैं, वो डॉक्टर मीदी के पास आती है। वो बहुत अपसेट थी, उससे कहती है कि मैं थोड़ा ब्रेक चाहती हूँ जहाँ पर कोई भी ना आए, प्लीज़ मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर लो और किसी को ना बताना कि मैं यहाँ पर हूँ। मीदी देखता है कि वो बहुत स्ट्रेस में है और डिप्रेशन में लग रही है, तो उसकी बात मान लेता है। ऑल्दो वो फिजिकली बिल्कुल फिट थी, लेकिन फिर भी उसे रेस्ट करने को कहता है। जबकि उधर वान वान और ऑट दोनों बैठकर उसी रिकॉर्डिंग को सुन रहे थे और वही बात डिस्कस कर रहे थे कि विन का तो आज दिल ही टूट गया हो। उसने पूरी दुनिया के सामने जिस लड़की की वजह से खुद को गे कहा था, वही लड़की उसको धोखा दे रही थी। ये पता चला होगा तो वो तो सुसाइड करने वाला होगा। उनकी ये सारी बातें ऊपर से आई वानियोंग भी सुन लेती है। वो उनसे लड़ने लगती है तो ऑट उसे पकड़ता है और उसे मारना स्टार्ट कर देता है। उधर विन जब होश में आता है तो उसे वानियोंग की फिक्र होने लगती है। वो उसे बार बार कॉल्स मिलाता है, लेकिन वान वान उसका फ़ोन दूर फेंक देता है और उसे मारता भी है। वो दोनों बैड गाइस फैसला करते हैं कि हम इसकी रेपुटेशन को तबाह कर देंगे, वही करेंगे जो हमने विन के साथ किया था, इसकी भी एक वीडियो बनाएंगे। और उसके बाद वान वान रोती हुई वानियोंग की एक वीडियो बनाना स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद वो उसे मीडिया में लीक करके ब्लैकमेल भी कर सकता था। विन उसी टाइम पर वानियोंग की तलाश में वान वान के अपार्टमेंट की तरफ आता है और फिर गार्ड को साथ लेकर उसके कॉन्डोमिनियम की तरफ जाता है और वो बाहर शोर मचाना शुरू कर देता है, नॉक करता है, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोलते तो वो गार्ड से कहता है कि तुम पुलिसमैन बनकर एक्टिंग करो। अब थोड़ी देर बाद वान वान घबरा कर दरवाज़ा खोलता है और ऐसे एक्ट करता है कि जैसे वो तो नहा रहा था, लेकिन विन अंदर घुस जाता है। वो देखता है कि वानियोंग रो रही है। उसे वही टाइम याद आ जाता है जो उसके साथ वान वान ने एक दफ़ा किया था। वो हैरान होता है और फौरन से कैमरा चेक करता है, लेकिन उसमें कोई भी वीडियो नहीं थी। फिर वो वान वान को एक दो धमकियां देता है और वानियोंग को अपने साथ उठाकर ले जाता है। वानियोंग बहुत रोती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी, वान वान पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था, मैं बहुत स्टूपिड हूँ। विन उसे चुप कराता है, उसे तसल्ली देता है और फिर हॉस्पिटल ले जाता है। ये सब देखकर मीदी विन पर काफ़ी गुस्सा करता है कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, तुम उसे प्रोटेक्ट करने में नाकाम रहे हो। उसके बाद वो अंदर जाकर वानियोंग का चेकअप करता है। वो हैरान था कि उसके हाथों पर किस चीज़ के निशान है। वो पूछता है कि ये सब किसने किया है, लेकिन वानियोंग बस रोती रहती है, कहती है कि अभी मैं कुछ भी नहीं बता सकती। उसके बाद वानियोंग को आराम से सुला दिया जाता है।
विन उसके पास आता है और सारा टाइम उसके पास ही बैठा रहता है। मिदी ये सब कुछ देखता है और उसके बाद जब मैं के पास जाता है तो देखता है कि वो विन को याद कर करके रो रही है और अभी तक सोई भी नहीं। वो सोचता है कि ये उसके लिए रो रही है, जाग रही है, लेकिन उसे तो किसी और की ही फिक्र है। और फिर वो उसे नींद का इंजेक्शन लगा देता है ताकि मैं आराम से सुकून से सो जाए। और फिर अगली सुबह ही सुबह विन को वान वान की कॉल आती है और वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ दिखाना है, आज अकेले ही मेरे कॉन्डो पर मुझसे मिलने के लिए आओ। जब विन वहाँ पर जाता है तो वो उसे एक वीडियो दिखाता है। ये वीडियो होती है वान योंग की और बिल्कुल वैसी सी ही वीडियो थी जैसी विन की थी। वो कहता है कि तुम्हें अपना टाइम याद है, अब इस लड़की के साथ भी यही होने वाला है। मैं ये वीडियो लीक करूं और फिर शोबिस में कोई भी उसको काम नहीं देगा। विन उससे कहता है कि तुम आखिर चाहते क्या हो? तो वान वान कहता है कि मुझे इस लड़की से कोई भी दुश्मनी नहीं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। मुझे सिर्फ ये मतलब है कि तुम मुझसे हारो और मैं चाहता हूँ कि तुम शोबिस छोड़कर चले जाओ और दोबारा लौटकर इस दुनिया में ना आना। वान योंग की इज्जत के लिए विन ये सब कुछ करने के लिए भी तैयार हो जाता है। उधर वान योंग जब सुबह उठती है तो मीदी से पूछती है कि विन कहाँ है। वो बताता है कि वो ये कहकर गया था कि वान योंग का ख्याल रखना और पता नहीं मैं वापस आऊँ कि ना आऊँ। फिर हमें विन को दिखाते हैं कि उसने अपने घर के बाहर मीडिया को बुलाया हुआ है और वो उनसे कहता है कि मैं शोबिस से रिज़ाइन करना चाहता हूँ, जो प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ वो भी छोड़ने वाला हूँ और उसके लिए मैं पूरा फाइन भी दूंगा। वो ये अनाउंसमेंट करते हुए काफ़ी सैड नज़र आता है और यही न्यूज़ जब वान योंग देखती है तो वो शॉक्ड रह जाती है कि ये सब क्या हो रहा है। दूसरी तरफ विन घर में आता है। वो वान योंग को याद करता है। इस घर से उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी, लेकिन आज वो पैकिंग करता है और यहाँ से जाने वाला है। दूसरी तरफ वान वान को दिखाते हैं। वो आज बहुत खुश नज़र आ रहा था, उसने फाइनली विन को हरा ही दिया था। वान योंग वही न्यूज़ देखने के बाद अब हॉस्पिटल से जाने वाली होती है। मीदी भी उसके पास आता है और फिर उसे रुकने को कहता है, पर वो नहीं मानती। और फिर जाते जाते मीदी लुकपिट से कहता है कि वान योंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। हॉस्पिटल रूम में मैं न्यूज़ देखने वाली होती है कि ऊपर से मीदी आता है और उससे रिमोट छीन लेता है। कहता है कि तुम पहले ही स्ट्रेस में हो, न्यूज़ बहुत डिप्रेसिंग होती है, तुम मत देखो। और फिर उसका ध्यान बटाने के लिए उसे ऑफर करता है कि आज तुम जो भी कहोगी मैं तुम्हें लंच ऑर्डर करा के दूंगा। और मैं अपनी फेवरेट बहुत सारी डिशेस के नाम ले देती है। वान योंग और लुकपिट जब घर में वापस आते हैं तो देखते हैं कि घर खाली पड़ा है। वान योंग विन के कमरे में जाती है, वहाँ कोई भी नहीं होता और वो बहुत सैड हो जाती है। वान योंग को अपने कमरे में वही कैक्टस वाला गमला मिलता है और साथ में विन का एक मैसेज भी। वो ये कह कर गया था कि ये घर मैं तुम्हें गिफ्ट में दे रहा हूँ, यहाँ पर खुश रहना। वान योंग ये देखकर बहुत रोती है, उसे विन की बहुत यादें आती हैं। उधर ऑट को दिखाते हैं। वो वान वान के पास जाता है और उससे कहता है कि तुमने मेरा बहुत यूज किया है, अब मुझे किसी बड़ी मूवी में हीरो भी रिकमेंड कराओ, मुझे कोई काम दिलाओ। लेकिन आगे से वान वान उससे लड़ने लगता है, कहता है अपनी शक्ल देखिए, ये क्या हीरो वाली है। और इसी बात पर उन दोनों की काफी लड़ाई हो जाती है। ऑट उसे कहता है और वार्न करता है कि देखना अब मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। लेकिन वान वान उसकी बातों पर तवज्जो नहीं देता, वो बहुत एरोगेंट हो चुका था। उधर मीदी वो मैं के लिए बहुत सारा पिज्ज़ाज, डोनट्स और इस तरह की चीज़ें ऑर्डर करा कर लाता है। मैं यूजुअली ये खाना नहीं खाती थी क्योंकि वो डाइट पर जो होती थी, लेकिन आज वो अपनी डाइट को चीट कर रही थी मीदी के साथ और वो दोनों काफ़ी खुश नज़र आते हैं। फिर हमें वान वान के मॉडल गाय को दिखाते हैं। वो वान वान की पाबंदियों की वजह से बहुत तंग आ चुका था और अब उसने फैसला किया था कि वो कोरिया की एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है और वो वान वान से अपनी जान छुड़ाना चाहता है। वान योंग को दिखाते हैं कि वो लुकपिट के साथ वान वान के घर पर आती है और लुकपिट उससे कहता है कि हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहते हैं, जो कुछ भी तुमने वान योंग के साथ किया उसकी वजह से। लेकिन वान वान बताता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट की क्लॉज में था कि अगर ये टाइम से पहले कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करेगी तो उसे बहुत भारी जुर्माना देना पड़ेगा और इतने पैसे तो वान योंग के पास हैं ही नहीं। वो दोनों फिर मायूस होकर घर वापस आ जाते हैं। उन्होंने एक्चुअली बातें रिकॉर्ड की हुई थी। उनकी कोशिश थी कि वो वान वान के खिलाफ कोई ना कोई सबूत इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन उन बातों में कोई भी सबूत नहीं था। वो रिकॉर्डिंग और उनकी मेहनत सारी फजूल में गई थी। वो दोनों सैड हो जाते हैं। ऑट जाता है उस मॉडल गाय के पास और उससे बात करता है। कहता है कि ये वान वान बहुत मीन इंसान है, तुम्हें भी यूज़ किया और मुझे भी, तुम्हारा भी फ़ायदा नहीं देख रहा और मेरा भी, क्यों ना हम टीम वर्क करें और इसको हरा के रहें, वरना ये तुम्हें अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं करने देगा और तुम बड़ा प्रोजेक्ट कैसे हाथ में लाओगे। और वो दोनों प्लानिंग करने लगते हैं कि वान वान को कैसे फंसाएंगे। उसके बाद वो मॉडल गाय किसी बहाने से वान वान के घर जाता है और वहाँ से वही मेमोरी कार्ड चोरी कर लेता है जिसमें वान योंग की वीडियो थी।
वान वान ऊपर से पहुंच जाता है, लेकिन वो मॉडल किसी न किसी तरह से सिचुएशन को संभाल लेता है और फिर आराम से वहां से चला जाता है। उसके बाद वो दोनों लड़के मिलकर वानियोंग को कॉल करते हैं और उससे कहते हैं कि हमें सबूत मिल चुका है, एविडेंस हमारे पास है, तुम भी आओ और पुलिस में गवाही दो। उसके बाद हम वान वान को फंसा लेंगे, तुम्हें भी फायदा पहुंचेगा और हमें भी। अब नेक्स्ट सीन में ऑट पुलिस के साथ वान वान के घर पर आता है और उसे सबूत दिखाता है और पुलिस के थ्रू उसे अरेस्ट कराने का कहता है। जब वान वान पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो वहां पर बहुत सारा मीडिया भी इकट्ठा होता है और वो मॉडल गाय भी और ऑट भी। इतने में ऊपर से वहां पर वानियोंग भी आ जाती है लुकपिट के साथ। यहाँ पर वान वान कहता है कि तुम्हारी वजह से ही विन ने शोबिस से रिजाइन किया है और अब तुम इस मॉडल गाय के साथ चक्कर चलाने में लगी हुई हो। कितनी धोखेबाज लड़की हो, सारों को यूज करती हो। और मीडिया बहुत ही मसालेदार खबरें अब इस न्यूज से निकाल लेगा। लेकिन यहाँ पर लुकपिट आता है और वान वान की असलियत मीडिया के सामने रखता है। कहता है कि अब ये मुजरिम साबित हो चुका है तो वानियोंग भी ये कॉन्ट्रैक्ट जो उसके साथ साइन किया था वो पूरा करना नहीं चाहती। वान वान तो अब अरेस्ट हो चुका था और हर तरफ ये न्यूज़ भी फैल चुकी थी। लुकपिट इस खबर की वजह से काफ़ी खुश नज़र आता है कि वानियोंग का फ्यूचर अब सेफ है। लेकिन वानियोंग वो घर में बहुत सैड होती है। उसे सिर्फ एक ही ख्याल था और वो था विन का। वो विन को बहुत मिस कर रही थी। और उसके बाद हमें पता चलता है कि अब वान वान तो जा चुका है और उसकी जगह लुकपिट अब वानियोंग का मैनेजर बन चुका है। वानियोंग की एक दफ़ा मैं से मुलाकात होती है, लेकिन सरप्राइजिंगली मैं उसके साथ बिल्कुल भी अच्छे से बिहेव कर रही थी। वो ज़रा भी जेलस नज़र नहीं आ रही थी। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर कहती है कि ठीक है, तुमने विन को मुझसे छीन लिया, लेकिन अपना सुपरस्टार का स्टेटस वो मैं तुम्हें नहीं छीनने दूंगी। उधर विन को दिखाते हैं, वो वानियोंग की याद में उसी जगह पर जाता है जहाँ पर वो दोनों छुट्टियाँ मनाने के लिए गए थे। वहाँ पर हर जगह बीच पर घूमते होटल रूम में हर जगह पर उसे वानियोंग की यादें आती हैं। उसने अपना मोबाइल फ़ोन वगैरह बंद कर दिया था क्योंकि वो सिर्फ शांति चाहता था। लेकिन यहाँ पर उसे एक फ़ैन मिलती है और कहती है कि हमें सब कुछ पता चल गया है, आप कितने अच्छे इंसान हैं। और वान वान उसकी असलियत तो अब सारी दुनिया देख चुकी है। उसके बाद विन अपना मोबाइल फ़ोन खोलता है और न्यूज़ में देखता है कि वान वान तो पकड़ा जा चुका है। लेकिन साथ में उसे ये भी पता चलता है कि वानियोंग और वो मॉडल गाय दोनों का आपस में चक्कर चल रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैं अब मिदी के साथ काफ़ी क्लोज होती जा रही है। वानियोंग भी ये देखती है और वो तो खुश होती है, लेकिन लुकपिट उसे ये सब देखकर बहुत जेलसी फील होती है क्योंकि उसे मिदी बहुत हैंडसम लगता था। मिदी एक दफ़ा मैं को डिनर कराने लेकर जाता है। अचानक से उस रेस्टोरेंट में लाइट चली जाती है। मैं बहुत खुश होती है, उसे लगता है ये मेरे लिए कुछ सरप्राइज़ करने लगा है, लेकिन लाइट वापस आ जाती है। कोई भी सरप्राइज़ नहीं था। इस बात पर मैं का मूड काफ़ी ख़राब हो जाता है। वो डिनर छोड़कर जाने लगती है। मिदी उसके पीछे पीछे किसी तरह से लिफ्ट में पहुंच ही जाता है और वहां से जाते जाते लिफ्ट में लाइट ऑफ हो जाती है। लिफ्ट खराब हो जाती है। मैं काफ़ी डर जाती है। अब उस एलिवेटर को फिक्स करने में काफ़ी टाइम लग रहा था तो मिदी अपना कोट उतारता है और मैं को दे देता है। और अंदर बैठे बैठे उन दोनों की आपस में लड़ाई चल रही होती है कि इतने में एलिवेटर खुल जाती है। सारे लोग वहां पर खड़े होते हैं और उनको ऐसे लगता है कि जैसे मिदी मैं का बॉयफ्रेंड है। उसके बाद पार्किंग में मैं मिदी के पास आती है और कहती है कि तुम आजकल मुझे पिक एंड ड्रॉप कर रहे हो, खाने खिला रहे हो, वजह क्या है, बोलते क्यों नहीं हो। वो बार बार इसी तरह के क्वेश्चंस किए जा रही थी तो मिदी उसके क्लोज आता है और कहता है इस वजह से मैं ये सब कर रहा हूँ। उधर मॉडल एक दिन अचानक से लुकपिट के थ्रू वानियोंग के घर पर आ जाता है और वो लॉन में खड़ा होकर लुकपिट के साथ ग्रिलिंग कर रहा होता है। वानियोंग इतनी खुश तो नहीं थी, लेकिन बस वो ऐसे ही खाना देखने के लिए बाहर आती है। उसी टाइम पर विन भी उसके घर पर आता है वानियोंग से मिलने के लिए। लेकिन जब वो आगे उस मॉडल को और वानियोंग को खुश खुश देखता है तो उसे लगता है कि ये सारी खबरें वाकई सच्ची हैं। मॉडल गाय ने तो विन को वहाँ पर आते हुए देख लिया था। वो विन के पास जाता है और उसे कहता है कि प्लीज़ वानियोंग तुम्हें भूल चुकी है और अब वो मेरे साथ बहुत खुश है। बेहतर होगा कि तुम उसकी लाइफ से चले ही जाओ। विन ये सब सुनता है और काफ़ी सैड हो जाता है। अब वो अपने फ्रेंड की कॉफ़ी शॉप पर जाता है, पर ऑफ कोर्स उसका फ्रेंड तो पहले ही मुल्क छोड़कर चला गया था। लेकिन वो देखता है कि ये क्या, मेरा फ्रेंड टॉम दोबारा से वापस आ गया है, तो वो उसे देखकर बहुत खुश होता है। वही एक ही तो उसका फ्रेंड था। वो उससे यही बात डिस्कस करता है तो टॉम उसे मशवरा देता है कि तुम लोगों की बातों पर कोई तवज्जो ना दो। कोई भी तुम्हें कुछ भी कहे तुम्हें यकीन नहीं करना चाहिए जब तक तुम ये सच खुद वानियोंग के मुँह से नहीं सुन लेते। और उसके बाद टॉम एक प्लानिंग करता है। वो लुकपिट को कॉल करता है और वो दोनों फैसला करते हैं कि किसी तरह से विन को और वानियोंग को इनकी एक मुलाकात कराएंगे
और फिर टॉम एक बहाने से विन को अपनी कॉफ़ी शॉप पर बुलाता है। उस दिन वहाँ पर कोई भी कस्टमर नहीं होता और लुकपिट भी एक इंटरव्यू के बहाने वानियोंग को उसी रेस्टोरेंट में भेज देता है। वानियोंग विन को देखती है इतने अरसे बाद। वो दोनों काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन अभी ठीक से खुश हुए ही नहीं थे कि वानियोंग को उसी मॉडल गाय की कॉल आती है। वो सुनने लगती है तो विन को दोबारा से वही यादें आती है। वो गुस्से में आ जाता है और वहाँ से निकल जाता है। वानियोंग बस हैरान खड़ी देख रही थी। सबकी मेहनत और वो प्लान बिल्कुल ही फेल गया था। उसके बाद अगले दिन डायरेक्टर के थ्रू वानियोंग को ये भी पता चलता है कि इस मूवी में काम वान वान की वजह से नहीं बल्कि विन की वजह से उसे मिला है। विन ने ही इस मूवी में काम करने की ये शर्त रखी थी कि वानियोंग को भी काम दिया जाए। उसके बाद वानियोंग एक दिन एक शो में इंटरव्यू देने के लिए जाती है। वहाँ क्वेश्चंस में वो एक जवाब देती है। कहती है कि जिस इंसान को मैं लाइक करती हूँ उसी ने ही मुझे शोबिज़ में रिकमेंड कराया है, उसी ने ही मुझे एक्टिंग करना भी सिखाई है, वरना मैं तो बहुत मिजरेबल थी। उसके लिए मेरा सपना बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आज भी उस इंसान से प्यार करती हूँ और उसका इंतज़ार कर रही हूँ और यही है मेरी लाइफ की हकीकत। विन भी उसका ये इंटरव्यू देख रहा होता है और उसे यकीन हो जाता है कि वाकई टॉम ने सही कहा था और अब वो ये सारी हकीकत वानियोंग के मुंह से भी सुन चुका था। उसके बाद रात को वानियोंग अपने घर में लॉन में बैठी विन को याद कर रही होती है कि किस तरह से वो दोनों यहाँ पर बैठकर एक्टिंग सीखा करते थे। इतने में अचानक से वहाँ पर लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और जब लाइट्स ऑन होती है तो विन वहाँ पर खड़ा हुआ था और वानियोंग के लिए एक सरप्राइज था। वानियोंग उसे देखकर बहुत खुश होती है, उसे हक कर लेती है और कहती है कि मुझे लगा था कि तुम इस घर में वापस कभी नहीं आओगे। लेकिन विन कहता है क्यों ना आता, तुम भूल रही हो इस घर का मालिक मैं हूँ। और फाइनली हमारा मेन कपल लव भी कन्फेस कर चुका था और दोनों इकट्ठे भी हो चुके थे। उसके बाद हमें एक अवार्ड शो की सेरेमनी दिखाते हैं जहाँ रेड कारपेट पर सारी दुनिया के सामने मैं मिति के साथ खड़े होकर फोटोज बनवाती है। उसी रेड कारपेट पर फिर अचानक से विन भी आ जाता है। वो शोबिज़ में री एंट्री कर रहा था और यहाँ पर वो वानियोंग का हाथ पकड़ता है और दोनों इकट्ठे फ़ोटोशूट भी कराते हैं और पूरी दुनिया के सामने वो खुद को एक ऑफिशियल कपल अनाउंस करते हैं और दोनों इकट्ठे काफ़ी खुश नज़र आते हैं। और वान उसका तो अब शोबिज़ में सारा स्टेटस ही ख़त्म हो गया था। ये है उसका हुलिया मेकअप के बगैर में और बिल्कुल भिखारियों की तरह लोगों के पास फिर रहा था, पर कोई उसे काम नहीं देता था। अब मैंने मीदी के लिए इतना कुछ किया था तो मीदी भी उसके लिए कुछ स्पेशल करता है। केक में उसने एक रिंग छुपाई हुई होती है जो मैं देखती है तो काफ़ी सरप्राइज होती है और फ़ौरन से वो रिंग पहन के उसे यस कह देती है। जबकि वानियोंग और विन दोबारा से उसी घर में बहुत खुश और इकट्ठे रहते हैं और यहीं पर ही इस ड्रामा की एंडिंग होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।